फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं 3 से 4 टॉपिक फार्मास्यूटिक्स के एक ही वीडियो में कंबाइन कर लिए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का वीडियो। और जितने भी हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर सेंटर का आपका, जैसे कि अभी आरआरबी है आपका, है ना, और स्टेट में डिफरेंट स्टेट के एग्जाम होने हैं। और ठीक है, सभी के लिए ये हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ना। और फार्मास्यूटिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, तो देखिए इसमें मैंने 4 टॉपिक जो हैं, जैसे हमारे इंट्रोडक्शन, डोजेस फॉर्म है, पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, तो इस टाइप से 4 टॉपिक के एमसीक्यूज मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, तो बहुत ही आपका जो ये वीडियो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर्म इंक्लूड। ओके, तो देखिए आपका जो है ये डोजेस फॉर्म का एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। डोजेस फॉर्म में देखिए जो हमारा है डोजेस फॉर्म है ना, तो डोजेस फॉर्म जो है इसमें एक तो आपका होता है क्या, सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, सॉलिड डोज फॉर्म होता है, एक हमारा लिक्विड डोज फॉर्म होता है, और एक हमारा सेमी सॉलिड डोज फॉर्म होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में तो आप जैसे एक तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होता है और एक इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल के लिए तो आपका जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम्स हो गया, पेस्ट और जेलीज होता है, और इंटरनल के लिए आपके सपोजिटरीज, पैशरीज होता है। सेमी सॉलिड्स में तो यही होते हैं। और सॉलिड डोज फॉर्म में जैसे कि सॉलिड में जैसे टैबलेट्स है, क्या है, सॉलिड डोज फॉर्म है ना, तो सॉलिड्स में आपका होता है एक तो यूनिट डोज फॉर्म होती है और एक बल्क डोजेस फॉर्म होती है। यूनिट्स में तो यूनिट डोज फॉर्म में आपकी टैबलेट आ जाएगी, कैप्सूल्स आ जाएंगी, पाउडर्स आ जाएंगे, पिल्स आ जाएंगे। और बल्क में जैसे आपके पाउडर्स आते हैं ना, फिर आपके बल्क में एक्सटर्नल में भी आते हैं। ये सारा मैंने इसमें आगे इंक्लूड करा हुआ है बहुत ही अच्छे से, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता रही थी। ओके, फिर आपके लिक्विड डोज फॉर्म्स होती है। तो लिक्विड जो डोज फॉर्म होती है हमारी, लिक्विड डोज फॉर्म में हमारी मोनोफेजिक होती है और बाईफेजिक होती हैं। मोनोफेजिक जो होती है उसमें एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। एक्सटर्नल में हमारे क्या क्या आते हैं, लिनीमेंट्स हो गया, लोशंस हो गया, इसमें फिर आपके गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, ये सब आ जाएंगे, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स, है ना। इंटरनल में जैसे कि सिरप्स हो गया, एलिक्सर्स हो गया, है ना, ये सब आते हैं। बाईफेजिक में आप 2 पढ़ते हो, कौन कौन से, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपके इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बताया, बाकी आगे एमसीक्यू के थ्रू बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टीराइल डोजेस फॉर्म कौन सा होता है। हमारा उड़ीसा में फार्मासिस्ट का 2023 में जो OSSC वाला जो एग्जाम हुआ था, है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में अभी रिसेंटली आपका एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो स्टीराइल डोज फॉर्म में कौन सा आएगा, आई ड्रॉप्स आएगा, कफ सिरप आएगा, टैबलेट है, सपोजिटरी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे जो आई ड्रॉप्स होते हैं ना, वो स्टीराइल होते हैं। ओके, तो आपका आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। ओके, तो देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं, आपके इस टाइप से क्वेश्चन बनाने का पर्पस क्या है कि आपको सारी ही डोजेस फॉर्म की 1 लाइन डेफिनेशन जो है वो आपको पता लग सके। ओके, तो इस टाइप से मैंने इसमें क्वेश्चंस बना रखे हैं। ओके, तो देखिए इसमें अब इस ऑप्शंस पढ़िए। देखिए सबसे पहले तो नोट देख लेना कि इसको आपने कौन सा गलत है वो बताना। देखिए, इनहेलेशन, लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस एंड आर यूज्ड टू रिलीव कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है नेजल ड्रॉप्स। नेजल ड्रॉप्स के बारे में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द नोज विद अ ड्रॉपर। सही है। नेक्स्ट देखिए, आई ड्रॉप्स के बारे में लिखा है स्टीराइल सोल्यूशन, मतलब स्टीराइल होती है आई ड्रॉप्स, है ना, अभी हमने देखा था। और सस्पेंशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टिल्ड इनटू आई विद अ ड्रॉपर। सही है। नेक्स्ट पढ़िए, ऑइंटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। अब बताइए कौन सा है जो आपको इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि गलत है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा नॉट ट्रू मतलब कि नॉट करेक्ट मतलब कि गलत है। तो देखिए ये देखिए
ऑइंटमेंट्स कब से ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट होने लग गया ना, तो ये आपका जो है ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट जो होता है ना, तो हमारी जेलीज होती है ना। तो आपका ना ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन डी ही गलत लिखा हुआ है, ऑइंटमेंट्स की डेफिनेशन नहीं है ये। बाकी तीनों चीज़ें सही लिखी हुई, इनहेलेशन का भी सही है, नाजल ड्रॉप्स भी सही लिखा हुआ है और आई ड्रॉप्स भी सही लिखा हुआ है। ओके, तो आई ड्रॉप्स आपकी स्टीराइल सोल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं ड्रग्स के दैट आर इंस्टिल्ड इनटू आई विद द ड्रॉपर। ओके, और नाजल ड्रॉप्स का क्या हो जाएगा, इंस्टिल्ड इनटू नोज विद द ड्रॉपर। और इनहेलेशन जो होते हैं लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं जिनमें वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं दैट आर यूज्ड टू रिलीव कंजेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो ये तीनों की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। और ये फोर्थ जो डेफिनेशन है जेलीज की दी हुई है, ऑइंटमेंट्स की नहीं दी हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज डिजाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, OSSC उड़ीसा में ही पूछा गया है। देखिए ऑइंटमेंट्स होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं, सिरप्स होती है, टैबलेट्स होती हैं, है ना। तो टैबलेट्स आप लोगों को पता है सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जो हमारी यूनिट डोजेस फॉर्म होती है उसमें टैबलेट्स आती हैं। तो सिंपल टैबलेट्स को तो आप लोग ओरली ले लेते हैं ना। तो एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए आपका क्या हो जाएगा, सिरप्स भी नहीं होगा, सस्पेंशंस भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑइंटमेंट्स होते हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑइंटमेंट। ओके, देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म इन ईच ऑप्शन। फिर से आपका वही क्वेश्चन है, कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं लिखा हुआ डोजेस फॉर्म के बारे में। देखिए ऑइंटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मींट फॉर एप्लीकेशंस टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर लिखा हुआ है क्रीम्स के बारे में विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शंस विच आर मींट फॉर एक्सटर्नल यूज। ओके, तो क्रीम्स में हमने सेमी सॉलिड्स जो सेमी सॉलिड्स होते हैं ना, तो उसमें आते हैं हमारे ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, पेस्ट आते हैं, जेलीज आते हैं। तो ये चारों जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए ही होते हैं। तो देखिए क्रीम्स का बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं विच आर मींट फॉर एक्सटर्नल यूज, बिल्कुल सही है क्रीम्स के बारे में। ओके, और ये जो ऑइंटमेंट की डेफिनेशन है सेमी सॉलिड प्रेपरेशन मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये भी सही लिखी हुई है। अब देखिए गलत कौन सी है ये पता लगाना है। पेस्ट में क्या है, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन, बिल्कुल सही है, सेमी सॉलिड तो होते हैं। इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, ये भी बिल्कुल सही बात है, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन होते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, तीनों सही है। तो गलत कौन सा होगा, फोर्थ होगा गलत। देखिए जेलीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। देखिए सेमी सॉलिड तो होते हैं जेलीज, है ना, सेमी सॉलिड तो होगा। बाकी लिखा हुआ है फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ, तो ये जेलीज के बारे में नहीं होता, आपका ऑप्शन 4 ही गलत लिखा हुआ है। तो ये होता है ना इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी अदर देन माउथ, तो ये आपके सपोजिटरीज होते हैं। सपोजिटरीज जो होते हैं ना सेमी सॉलिड होते हैं, है ना, और इनको एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी कैविटी में अदर देन माउथ। ओके, तो ये सपोजिटरीज की डेफिनेशन है, ना कि जेलीज की। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपने बताना था कौन सा गलत दिया हुआ है। तो देखिए आपको 4 डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन पता लगी इस क्वेश्चन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इज अ लिक्विड प्रेपरेशंस दैट कंटेन एल्कोहल एज अ सोलवेंट। तो लिक्विड प्रेपरेशन है जिसमें एल्कोहल एज अ सोलवेंट प्रेजेंट है, उड़ीसा में ही पूछा गया है। इमल्शन है, सस्पेंशन है, सिरप है, टिंक्चर है। तो एल्कोहल एज अ सोलवेंट आपका टिंक्चर्स में प्रेजेंट होगा। ओके, ध्यान रखना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म ड्रग इज मोस्ट बायो अवेलेबल, सस्पेंशन, कंट्रोल रिलीज, सोल्यूशन या टैबलेट। तो सोल्यूशन की फॉर्म में होती है मोस्ट बायो अवेलेबल, तो आपका आंसर ऑप्शन सी सस्पेंशन जो है सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिक्विड ओरल प्रेपरेशन ऑफ विच 1 और 2 large dose of about 50 ml are given in a single dose container is known as। रेलवे में पूछा हुआ है, आपका आरआरबी का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2019 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। ओके, तो क्या है ये बताइए, लिंकटस है, टिंक्चर है, ड्रोट है, ड्रॉप है। तो ये पता क्या होते हैं, ये ड्रोट होते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ड्रोट्स क्या होते हैं, लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस होती हैं ऑफ विच 1 और 2 लार्ज डोज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन सिंगल डोज कंटेनर में इनको दिया जाता है, ड्रोट होते हैं ये। ओके, ऑप्शन आपका
सी राइट हो जाएगा ड्रॉट। ओके, थोड़ा सा इसमें लिक्विड डोएज फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। लिक्विड डोएज फॉर्म जो है आपकी, इसमें आपकी मोनोफेजिक और बाइफेजिक आप लोग पढ़ते हो। तो जो मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म होती है उसमें देखिए, एक तो होते हैं लिक्विड फॉर इंटरनल यूज होते हैं, एक होता है लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज। तो लिक्विड फॉर इंटरनल यूज में हमारे सिरप, एलिक्सर, लिंक्टस, ड्रॉप और ड्रोट आते हैं, जो ड्रोट आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। ओके, तो ड्रोट है आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म, इंटरनल यूज के लिए होता है। और एक आपके होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म जो एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। तो उसमें से एक तो होंगे लिक्विड जो अप्लाइड टू द स्किन पे अप्लाई करते हैं, और एक होते हैं लिक्विड मींट फॉर बॉडी कैविटीज के लिए जो होते हैं। तो स्किन पे जो अप्लाई करेंगे उसमें से आपके लोशंस और लिनीमेंट्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोशंस और लिनीमेंट्स के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ओके, और लिक्विड मींट फॉर बॉडी कैविटीज में जो लिक्विड दिए जाते हैं, जैसे गार्गल्स हो गया, थ्रोट पेंट हो गया, माउथ वॉश हो गया, आई ड्रॉप्स हो गया, आई लोशंस हो गया, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, स्प्रे, इनहेलेशन, ये सब आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म। ITBP में पूछा हुआ है, 2023 में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म। ओके, तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो आपके पाउडर्स होते हैं बल्क डोजेस फॉर्म में जो आते हैं, तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो आते हैं कौन कौन से होते हैं, डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, इंसफ्लेशंस होते हैं, डेंट्रीफाइसिस होते हैं, और आपके स्नफ्स होते हैं। ओके, और आपका जो इसमें देखिए आपका टैबलेट्स दिया है, तो टैबलेट्स तो आपका एक्सटर्नल के लिए नहीं होता, तो आपका जो ओरली ले लेंगे इसको तो है ना, फिर पिल्स है, कैप्सूल्स है, तो आपका देखिए इसमें जो ईयर पाउडर्स हो जाएगा, है ना। तो पाउडर्स, ईयर पाउडर्स क्या आपके एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टीराइल डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। तो स्टीराइल डोजेस फॉर्म का देखिए आपका उड़ीसा में भी पूछ लिया 2023 में, और ITBP में पूछा हुआ था। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। देखिए सैशे, आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट या एरोसोल्स, थोड़े से ऑप्शंस डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम है। स्टीराइल डोजेस फॉर्म में हमारे आई ड्रॉप्स आ जाएंगे, है ना। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेस ऑफ ड्रग। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का मेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है, ये बताना है। देखिए स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन आर इट्स प्राइम एडवांटेज होता है क्या, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कन्वीनियंट, डोज हैज़ टू बी मेजर्ड, या ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक कंपेयर टू पिल्स। तो लिक्विड डोज फॉर्म का देखिए एडवांटेज यही होता है कि इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है क्विक होता है एज कंपेयर टू जो आपकी पिल्स है, सॉलिड डोज फॉर्म होती है, उनके कंपेयर में इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, क्विक होता है, क्योंकि ड्रग जो है लिक्विड डोज फॉर्म में है इसलिए ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट बताना है। ओके, देखिए ऑप्शंस देखिए, सिंपल सिरप, सिंपल सिरप की डेफिनेशन क्या दी है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। इलिक्सर्स का क्या दिया हुआ है, स्वीट एरोमेटिक प्रेपरेशंस एंड आर यूजुअली कलर्ड। लिंक्टस के बारे में लिखा हुआ है, विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रेपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ। ये लिंक्टस वाला भी बहुत से एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो बताइए कौन सा करेक्ट है, या फिर चारों ही करेक्ट है, मतलब कि तीनों ही करेक्ट है, ऑल आंसर लगा देंगे आप लोग। बताइए, देखिए बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सिरप हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर होता है। इलिक्सर्स क्या होते हैं, स्वीट एरोमेटिक प्रेपरेशन एंड आर यूजुअली कलर्ड होते हैं। लिंक्टस होते हैं विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रेपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ। ओके, तीनों ही सही है, तीनों की डेफिनेशन, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म सच एज अ टिंचर। जैसे टिंचर्स में अभी हमने देखा था कि अल्कोहल ऐड करते हैं, कह रहे उसको ऐड करने का पर्पस क्या है। एम्स भुवनेश्वर 2023 में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्यों ऐड करते हैं, टू इम्प्रूव टेस्ट, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए अल्कोहल ऐड करेंगे। टू एनहेंस द कलर, कलर को एनहेंस करने के लिए अल्कोहल ऐड करेंगे। टू प्रिजर्व द मेडिकेशन, मेडिकेशन को प्रिजर्व करने के लिए ऐड करेंगे अल्कोहल। या इंक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। बताइए, तो अल्कोहल को
ऐड करने का पर्पस क्या है? प्रिजर्वेशन, टू प्रिजर्व द मेडिकेशंस। ओके, टिंचर्स जो हैं उनमें जो अल्कोहल ऐड किया जाएगा वो किस लिए किया जाता है? ताकि जो है हमारा मेडिकेशंस प्रिजर्व रह सके, उनको प्रिजर्व रखने के लिए। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, टू प्रिजर्व द मेडिकेशन। ओके, नेक्स्ट है विच लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट। ओके, कौन सा लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म है यूज करते हैं अल्कोहल बेस्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज में इसको एडमिनिस्टर करते हैं? सॉल्यूशन है, सिरप है, एलिक्सर्स है या इमल्शंस है? तो ये एलिक्सर्स हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एलिक्सर्स में अल्कोहल मतलब कि ऐड किया जाता है। इसमें क्या होता है? अल्कोहल बेस्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं, इनको स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके, next, what is the term for powder that are intended to be inhaled, जिन्हें इनहेल्ड किया जाता है इनटू द लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए लंग्स में इनहेल करते हैं? सस्पेंशंस को करेंगे, सॉल्यूशंस को करेंगे, इनसफ्लेशंस को करेंगे, सपोजिटरीज को करेंगे? तो किसको लंग्स में इनहेल करेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए? तो इनसफ्लेशंस को ही करेंगे ना। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल टू ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन सा डोजेस फॉर्म है जो ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है? देखिए, ऑइंटमेंट दिया है, सस्पेंशंस दिया, लिनीमेंट्स दिया, सॉल्यूशंस दिया है। तो लिनीमेंट्स जो होते हैं हमारे, तो हमने देखा था मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में हमने लिनीमेंट्स पढ़े थे जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए पढ़े थे, है ना। तो इनको ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो नॉट सुटेबल हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, लिनीमेंट्स हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 3 लिनीमेंट्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन? तो फिर से आपने बताना है कौन सा जो है नॉट करेक्ट, सही नहीं है, गलत है, बताइए। देखिए, ड्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है, लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द ऑयल soluble vitamins such as vitamin A and vitamin D concentrates in fish liver oil are prescribed as drops for administration. Okay, next definition के बारे में देखिए, लिनीमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, स्किन पे इसको अप्लाई करते हैं। लिनीमेंट्स आर यूजुअली अप्लाइड टू स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन, तो स्किन पे अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। तो सही है क्या? देख लीजिए। नेक्स्ट, लोशंस के बारे में लिखा हुआ है, लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। फिर आई ड्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है, बाईफेजिक लिक्विड प्रेपरेशंस तो हमारे इमल्शंस और सस्पेंशंस होते हैं। तो आई ड्रॉप्स कब से बाईफेजिक होने लग गई? तो आपका तो नोट करेक्ट ऑप्शन डी। ये बाईफेजिक देखते ही हमने समझ जाना है कि गलत बात है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, है ना। तो बाईफेजिक लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर। बताइए किसकी डेफिनेशन है ये? 2 इमिसिबल लिक्विड है, किसमें होते हैं? इमल्शन की डेफिनेशन है ना। तो आपका जो है ऑप्शन डी ही गलत हो गया। आई ड्रॉप्स के बारे में गलत लिखा हुआ है। ओके, बाकी तीनों बातें सही लिखी हुई है। ड्रॉप्स जो होते हैं लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती हैं ये। ओके, तो आपके जो विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए और विटामिन डी जो होते हैं ऑयल सोल्यूबल विटामिन होते हैं, तो इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है एज अ ड्रॉप्स। ओके, फिर लिनीमेंट्स जो होते हैं, लिनीमेंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस होती है मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। तो लिनीमेंट्स को अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करेंगे। और लोशंस जो है ये विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अभी आगे भी बहुत बार रिपीट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन अ शेल यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। तो एरोमेटिक वाटर होते हैं, डस्टिंग पाउडर होते हैं, सैशे कैप्सूल। तो ये देखिए क्या होते हैं? सैशे होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, सैशे जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन अ शेल, शेल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बाय मोल्डिंग इनटू सुटेबल शेप एंड देन ड्राइड। ओके, नेक्स्ट है सपोजिटरीज के बारे में क्वेश्चन है, सपोजिटरीज इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन।
देखिए ऑप्शन में सबलिंगुअल दिया है, वजाइना, नोस्ट्रिल्स या ईयर। तो सपोजिटरीज लोकल एप्लीकेशन इन द वजाइना के लिए होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म। इनहेलेशन डोजेज फॉर्म में कौन सा आएगा, एरोसोल आएगा, कैप्सूल, टैबलेट या सपोजिटरी। तो आपके एरोसोल्स होते हैं ना, ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेंट। देखिए ये ना पेस्ट और ऑइंटमेंट के बारे में ना ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि ऑइंटमेंट और पेस्ट एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। ओके, देखिए पेस्ट एंड ऑइंटमेंट कह रहे पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड, पैराफिन, फाइनली पाउडर पार्टिकल्स, प्रिजर्वेटिव। तो फाइनली पाउडर पार्टिकल्स हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में हमने क्या पढ़े थे, एक तो इमल्शंस पढ़े थे और एक सस्पेंशंस पढ़े थे। ऑप्शंस में क्या है, इमल्शन, सिरप, सोल्यूशन, लिंक्टस, है ना। तो आपके जो हैं आंसर क्या हो जाएगा, इमल्शंस होते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं, इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आते हैं। सिरप्स जो है ये हमारे सिरप्स वगैरह ये सब तो आपके मोनोफेजिक में ही आ जाएंगे ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। फिर से डिस्क्रिप्शन मतलब कि करेक्ट वाला आ गया जो है हमारा डोजेस फॉर्म वाला। देखिए करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है कौन सा है, कौन सा करेक्ट है। देखिए गार्गल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशंस यूज्ड टू प्रिवेंट या ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। तो गार्गल्स के बारे में लिखा हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या कहते हैं थ्रोट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। माउथ वॉश के बारे में लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं विद ए प्लीजेंट टेस्ट एंड ओडर टू यूज टू मेक क्लीन एंड डिओडोराइज बक्कल कैविटीज। ओके, फिर थ्रोट पेंट के बारे में लिखा हुआ है, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस। फिर स्प्रे के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग इन मीडिया विच मे बी एक्वस, अल्कोहलिक या ग्लिसरीन। ओके, फिर आपका लिखा हुआ है कि सारे ही सही हैं। ओके, तो बताइए, तो देखिए आपके जो है सारी ही बातें इसमें सही लिखी हुई है, तो आपका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोजेस फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा डोजेस फॉर्म है जो इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते। देखिए अभी एक था इंट्रा ओक्यूलर, कौन सा नहीं दे सकते, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। सस्पेंशन, सोल्यूशन, इमल्शंस या लिनीमेंट्स, है ना। तो हमारे लिनीमेंट्स जो होते हैं तो ये ही हम जो है इसको इंट्रामस्कुलर नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिनीमेंट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉनिकल बुलेट और ओवॉइड शेप डोजेस फॉर्म विच आर मीन्ट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी सच एज रेक्टम, वेजाइना, नोज, यूरिथ्रा एंड ईयर एंड मेल्ट और डिजोल्व इन द कैविटी फ्लूइड इज कोल्ड एज। तो ये महाराष्ट्र में पूछा गया, अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, तो देखिए सपोजिटरी होती है डाउचिस, वेफर या गार्गल्स दिया हुआ। ओके, देखिए कॉनिकल बुलेट या ओवल शेप डोजेस फॉर्म विच आर मीन फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी सच एज रेक्टम, वेजिना। तो देखिए ये डेफिनेशन जो है ये हमारे सपोजिटरीज होते हैं। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। आपसे डोजेस फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जेलीज का लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो जेलीज का सही है क्या, देख लीजिए। बाकी और देखिए सपोजिटरीज क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ। पैशरीज का लिखा हुआ है मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वजाइना, क्योंकि वजाइनल सपोजिटरीज को ही तो पैशरीज बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं आपके। ओके, तो जेलीज क्या है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होती है। सपोजिटरी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ, और वजाइनल सपोजिटरी पैशरीज होती है। ओके, तो सारी ही बातें सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन
एक्सटर्नल एप्लीकेशन और विदाउट फ्रिक्शन आप लोगों से पूछा हुआ है। तो देखिए विदाउट फ्रिक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, लोशंस बताया था, और विद फ्रिक्शन की बात होगी तो किसकी बात करोगे, लिनीमेंट की बात करोगे। ओके, तो लोशंस है विदाउट फ्रिक्शन और विद फ्रिक्शन है आपके लिनीमेंट्स, ध्यान रखना है इस बात को। ओके, तो विदाउट फ्रिक्शन की बात हो रही है तो आपके वैसे तो ऑप्शन में आपको लोशंस ही दिया, लिनीमेंट्स दिया भी नहीं है वैसे तो, है ना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये मोनोफेजिक लिक्विड डो इज फॉर्म ऑफ प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन हो जाएगा हमारे लोशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ड्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो आई ड्रॉप्स जो होते हैं कौन से टाइप के डोजेस फॉर्म में हमारे आई ड्रॉप्स आते हैं, बाईफेजिक। देखिए आई ड्रॉप्स बाईफेजिक तो होते नहीं है ना, तो बाईफेजिक तो आप ऑप्शन काट ही दीजिए। तो मोनोफेजिक में होते हैं और मोनोफेजिक में भी आपके एक्सटर्नल में आते हैं ना, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन ऑफ पोटेंट ड्रग यूजुअली इन सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पीडियाट्रिक पेशेंट्स नोन एज। तो ये ओरल लिक्विड प्रेपरेशंस हैं पोटेंट ड्रग्स की, यूजुअली इन सॉल्यूशंस में होती है और पीडियाट्रिक पेशेंट्स को एडमिनिस्टर की जाती है। लिंक्टस है, लिनीमेंट है, ड्रॉप है, सिरप है, तो ये आपके ड्रॉप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनसफलेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो इनसफलेशंस हमने किस में देखा था, देखिए बल्क सॉलिड एक्सटर्नल, ये देखिए यूनिट डोज फॉर्म वाला ऑप्शन तो काट दीजिए ना, यूनिट डोज फॉर्म में तो हमारे टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स ये सब आए थे, है ना। तो आपका ये होता है बल्क सॉलिड और एक्सटर्नल के लिए होता है ये, तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बल्क सॉलिड और एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। तो मैंने आपको बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ में बताया था, स्नफ्स आते हैं, ठीक है, स्नफ्स क्या है, पाउडर्स ही होते हैं, एक डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, टूथ पाउडर्स आते हैं और आपके इंसफ्लेशंस आते हैं। ओके, तो इंसफ्लेशन जो होता है एक्सटर्नल यूज पाउडर्स होते हैं, बॉडी कैविटीज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज आर कोल्ड। तो ये क्लियर है, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस होते हैं जो इंटरनल यूज के लिए होते हैं, इलिक्जर्स होते हैं, गार्गल्स होते हैं, माउथ वॉश या सिरप्स। ओके, तो इसका जो है आपका हो जाएगा इलिक्जर्स होते हैं, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिनीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो लिनीमेंट कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में आया, बाईफेजिक में आया, बिल्कुल नहीं आया, तो बाईफेजिक का ऑप्शन तो काट ही दीजिए। किस में आया, मोनोफेजिक में आया और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए आया, तो मोनोफेजिक एक्सटर्नल हो जाएगा, ये भी आपका रिसेंटली ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म इज नॉट मींट फॉर ओरल यूज के लिए नहीं है, सपोजिटरी, टैबलेट, कैप्सूल, ड्रॉप। तो टैबलेट, कैप्सूल, ड्रॉप सब ओरल देते हैं लेकिन सपोजिटरीज नहीं देते, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और सपोजिटरीज के बारे में लिखा हुआ है, सपोजिटरीज आर सेमी सॉलिड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट मीन फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। तो बाईफेजिक में मैंने आपको दो बताई, कौन कौन सी, एक तो इमल्शंस बताई और एक क्या बताई, सस्पेंशंस बताई, है ना, इमल्शंस और सस्पेंशंस। देखिए आपको ऑप्शंस में देखिए सस्पेंशन, टैबलेट, पाउडर, सिरप, तो आपको सस्पेंशन ही दिया ना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन, ठीक है, तो वही आपने करेक्ट बताना है कौन सा है। देखिए आई लोशंस के बारे में लिखा हुआ है कि एक्वा सॉल्यूशंस इंटेंडेड यूज्ड फॉर वॉशिंग द आई। ईयर ड्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द ईयर विद अ ड्रॉपर। इमल्शंस के बारे में लिखा हुआ है बाईफेजिक liquid preparations containing two immiscible liquid, one of which is dispersed as minute globule into the other. Suspensions के बारे में लिखा हुआ है biphasic liquid dose form of medicament in which finely divided solid particles are dispersed in liquid और semi solid vehicle। ये सारी बातें सही हैं। देखिए इमल्शन, सस्पेंशन दोनों सही है क्योंकि बाईफेजिक होते हैं, तो इमल्शंस में दो इमिसिबल लिक्विड होता है, सस्पेंशंस में हमारा सॉलिड इन लिक्विड होता है ना, दोनों सही लिखे हुए इमल्शन, सस्पेंशन। और आई लोशंस और आई ड्रॉप्स भी सही हैं, तो हमारा देखिए ऑल हो जाएगा कि सारी बातें सही लिखी हुई है। ओके, ध्यान रखना है, तो ऑप्शन आपका
ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम। सस्पेंशन, इमल्शंस है, एडिटिव्स, लिनीमेंट्स। तो देखिए बाईफेजिक का पूछा है तो आप दो ऑप्शन काट देंगे, सस्पेंशन और इमल्शंस पे आ जाएंगे। फिर बाईफेजिक में भी इसमें कहा है फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड को देखते ही आपने समझ जाना कि सस्पेंशन की बात नहीं हो रही है, ये इमल्शंस की तो नहीं हो रही। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है। ये दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, देखिए आई लोशंस, स्टीराइल एक्वा सॉल्यूशंस यूज फॉर इरिटेटिंग आई। ओके, ग्लिसरीन, विस्कस preparations in which drug is dissolved in glycerin with or without heating. Linctus, sweet and viscous liquid preparations containing medical substance with sedative property. Liniment, liquid or semi-liquid preparations meant for internal application only. तो देखिए लिनिमेंट्स इंटरनली तो नहीं लेते ना, लिनिमेंट्स तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। तो आपको नोट करेक्ट बताना था, तो आपका तो ऑप्शन डी ही राइट हो गया है ना। तो ये लिनिमेंट्स और लोशन ना इसलिए कहती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इन पे क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में आपका ऑइंटमेंट्स आता है, क्रीम्स आता है, पेस्ट आता है, जेलीज आता है। तो ये इमल्शंस नहीं आते ना, इमल्शंस और सस्पेंशंस तो हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। ऑइंटमेंट और पेस्ट कैसे डिफर करते हैं? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, presence of water miscible base, presence of large amount of insoluble solid creating emollient effect। तो कैसे डिफर करते हैं? presence of large amount of insoluble solids आपके पेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। पेस्ट जो होते हैं सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। ओके, पेस्ट डिफर करते हैं ऑइंटमेंट से एज दे कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट्स सच एज जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च। ओके, दिस सब्सटेंस मेक द पेस्ट वेरी थिक। पेस्ट क्या होते हैं? बहुत थिक होते हैं और स्टिफ होते हैं। ओके, however पेस्ट आर लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट से कम ग्रीसी होते हैं। स्टिफनेस प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट मेक दैम यूजफुल एज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के लिए पेस्ट को यूज किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टिफ होते हैं। ओके, तो ये है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। तो डेफिनेशन याद कीजिए, मैंने किसकी बताई आपको? सारी के सारी, क्योंकि डेफिनेशन हमने देख ली है डोएज फॉर्म की, है ना। तो ये किसकी थी अब याद कीजिए? ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस, है ना, एक्सटर्नल यूज के लिए है। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, बताइए पेस्ट है, क्रीम है, लोशंस है, जेलीज है। तो हमारे जेलीज होती है ना ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज हो जाएगी, है ना। तो जेलीज होती है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। नेक्स्ट, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। विद फ्रिक्शन की बात आते ही समझ जाना है कि लिनीमेंट्स की बात हो रही है। ओके, विदाउट फ्रिक्शन होता तो कह देते लोशंस की बात हो रही है। लोशंस, लिनीमेंट्स, क्लोडियन बोथ ए एंड बी, बोथ का तो सवाल ही नहीं है। तो आपके विद फ्रिक्शन आपका लिनीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोशंस और लिनीमेंट्स के बारे में एक बार देख लीजिए। देखिए लिनीमेंट्स जो होते हैं लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशन होती है मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। लिनीमेंट्स को अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। लिनीमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन बिकॉज इट मे कॉज एक्सेसिव इरिटेशन। और जो लोशंस होते हैं इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डायरेक्ट स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन, वूल और गोज सोक्ड इन इट। ओके, ये थोड़ा सा लोशंस और लिनीमेंट्स के बारे में याद रखना। नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेपरेशंस अप्लाइड टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। फिर से पूछ लिया क्या है, विदाउट फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो देखिए लोशंस, लिनीमेंट्स, जेलीज या क्रीम, तो विदाउट फ्रिक्शन आपका लोशंस हो जाएगा, है ना। विदाउट फ्रिक्शन और ब्रोकन स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लोशंस हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग। तो लोशंस, पेस्ट, एलिक्सर या मैग्मा, तो ये
फ्लैग्मा होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्नफ्स आर, तो स्नफ्स क्या बताया आपको, नेजल स्प्रे है, एरोसोल है, पाउडर्स है, सिरप है, तो क्या होते हैं, पाउडर होते हैं। स्नफ्स क्या होते हैं, पाउडर्स होते हैं। हमने बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज देखा था ना, स्नफ्स, डस्टिंग पाउडर, टूथ पाउडर, इंसफ्लेशन, ये सब क्या है, पाउडर्स, एक तरीके के बल्क पाउडर जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो कैप्सूल्स कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में आते हैं, तो आप सॉलिड डोजेस फॉर्म जो पढ़ते हो, सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारी यूनिट डोजेस फॉर्म आती है, उसमें हमारे टैबलेट आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, पिल्स आते हैं, सब आते हैं। तो कैप्सूल्स क्या है, लिक्विड डोज फॉर्म नहीं है, गैसेस भी नहीं है, सेमी सॉलिड भी नहीं है, क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सैशे आर द, सैशे क्या होते हैं, सॉलिड डोज फॉर्म में, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, तो आपका जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म में ही हमारा सैशे भी आ जाएगा। नेक्स्ट लोजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, लोजेंजिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लोजेंजिस किस टाइप की डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, इंजेक्टेबल, नन, तो ये आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विद हाई परसेंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट, जिसमें क्या है, ये सेमी सॉलिड है और इनमें इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट्स का परसेंटेज ज़्यादा है। किसके बारे में बताया था, क्रीम, पेस्ट, जेल्स या जेलीज, तो ये हमारे पेस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूजुअली यूज्ड ओरली फॉर रिलीफ ऑफ कफ, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस जिनको ओरली यूज करेंगे कफ के रिलीफ के लिए, गार्गल्स, ड्रॉप्स, एलिक्सर्स, लिंक्टस, तो क्या होते हैं, लिंक्टस होते हैं। लिंक्टस आर विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रेपरेशंस इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज। ओके, तो एनिमाज है, ईयर ड्रॉप है, डाउचीज है, कोलोडियंस है, तो आपके ये कोलोडियंस होते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। कोलोडियंस क्या होते हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस होती है कंटेनिंग नाइट्रोसेलुलोज पायरोजाइलिन इन ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथाइल ईथर। ओके, दे आर यूज्ड एज टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स और एज अ टॉपिकल ड्रग व्हीकल, दे आर मेड फ्लेक्सिबल बाय द एडिशन ऑफ कैस्टर ऑयल। ओके, तो कोलोडियंस के बारे में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलोडियन के ऊपर ही है, जो हमारे UPRVUNL फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। देखिए कोलोडियंस के बारे में क्वेश्चन है, क्या कह रहे कि लिक्विड प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग पायरोजाइलिन, कह रहे सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज, सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल, लिक्विड प्रेपरेशंस है जो किसके लिए है, आपकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होती है। ओके, तो देखिए आपका जो है ये कोलोडियंस के बारे में है, तो ये कोलोडियंस जो होते हैं हमने क्या देखा है, लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं और इनमें पायरोजाइलिन प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सटर्नल यूज के लिए होती है। इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, देखिए आईपी के सारे एडिशंस तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि इसके एडिशंस पे बहुत बार क्वेश्चंस बना है और आईपी के एडिशंस तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो फर्स्ट एडिशन आपसे पूछा है कब पब्लिश हुआ, 1940, 1985, 1955, 1950, तो आईपी का फर्स्ट एडिशन आपका 1955 का है। ओके, ऑप्शन जो है आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एक बार आप लोग जो है आईपी के एडिशंस जो है सारे के सारे देख लीजिए। देखिए फर्स्ट एडिशन जो है हमारा आईपी का 1955 का है ना, और इसका सप्लीमेंट आया 1960 में आया, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एक एग्जाम में। ठीक है, तो आईपी का जो फर्स्ट एडिशन 1955 का है, इसका जो सप्लीमेंट कब आया, 1960 में आया। सेकंड एडिशन है 1966 का, इसका सप्लीमेंट आया 1975 में। थर्ड एडिशन है 1985, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और फोर्थ एडिशन है 1996, फिफ्थ एडिशन 2007, फिर सिक्स्थ एडिशन है 2010 का, सेवन्थ एडिशन 2014 का, एट्थ है 2018 का, और नाइन्थ जो आपका लेटेस्ट एडिशन, अब आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे लेटेस्ट एडिशन जो है वो कौन सा है, तो हमारा जो लेटेस्ट है वो 9th एडिशन है। लेटेस्ट कौन सा है, 9th एडिशन है, और वो है 2022 का, 2022 का। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईपी के एडिशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो अभी आईपी का आपसे क्या पूछा, फोर्थ एडिशन पूछा है। अभी मैंने आपको सारे के सारे एडिशंस बताए, तो 1955 में कौन सा बताया, फर्स्ट एडिशन बताया, बिल्कुल सही। 1966 में आपको कौन सा बताया, सेकेंड एडिशन बताया। 1985 में हमने थर्ड एडिशन बताया, तो आपका फोर्थ एडिशन आया 1996 में। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन, देखिए अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन
क्वेश्चन आया हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ था एग्जाम, तो उसमें रिसेंटली आपसे पूछा हुआ है, आईपी का 3rd एडिशन पूछा हुआ है। ओके, देखिए 1999 में तो कोई एडिशन देखा ही नहीं हमने, देखा है क्या? नहीं देखा। 2007 में देखा है, ये भी नहीं देखा हमने। 1868 में देखा है कोई एडिशन? बिल्कुल नहीं देखा। तो देखिए आंसर तो हमारा 1985 हो गया। तो आईपी का 3rd एडिशन है 1985 में पब्लिश हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ इन इंडियन फार्माकोपिया 2022। तो कितने न्यूली एडेड मोनोग्राफ है जो आपका लेटेस्ट एडिशन है 2022 वाला, उसमें 92 है, 74, 63 या 103। तो आपके 92 जो है इसमें मोनोग्राफ ऐड हुए हैं। आंसर इज ऑप्शन 192। ओके, देखिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन लॉन्च्ड 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2022 जो लेटेस्ट एडिशन 9th एडिशन है, इसमें है 92 न्यू मोनोग्राफ है। ओके, नेक्स्ट है लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज द, तो 29th, 40th, 42 या फिर 33। देखिए तो इसमें जो लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन है वो हमारा है कौन सा? ऑप्शन 2 40th हो जाएगा। ओके, देखिए टू डेट देयर हैव बीन 40 एडिशन ऑफ मार्टिनडेल। मार्टिनडेल मतलब क्या है? कंप्लीट ड्रग रेफरेंस, जो 40th एडिशन है पब्लिश हुआ था मई 2020 में। नेक्स्ट है, इन 1885 विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया। तो 1885 में कौन सा फार्माकोपिया ऑफिशियल हुआ था? देखिए इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो 1885 में 1885 में जो आपका फार्माकोपिया ऑफिशियल हुआ था वो हमारा था ब्रिटिश फार्माकोपिया था। ओके, तो ये देख लीजिए आपका रिसेंटली एमपीएससी का 2023 का ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ब्रिटिश फार्माकोपिया। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट विच सर्व एज ए सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो है वो कब पब्लिश करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना? देखिए 1945 है, 1946, 47 है, 48। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 1946 में, 1946 में जो है आपकी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश करी गई थी 1946 में। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पूछा है, ये भी रिसेंटली पूछा हुआ है, बीपी, बीपीसी, आईपीएम, मार्टिनडेल। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होता है मार्टिनडेल। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो देखिए फर्स्ट बीपी वाला क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया। देखिए एमपीएससी में 2023 में आया, एमपी का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 का उसमें आया, महाराष्ट्र में रिसेंटली एग्जाम हुआ डीएचएस का उसमें आया, और हिमाचल में 2020 में पूछा हुआ है। तो ये फर्स्ट बीपी वाज पब्लिश्ड इन बहुत सारे एग्जाम्स में आया, 1864, 1968, 1932, 1885। तो फर्स्ट बीपी वाज पब्लिश्ड इन 1864। आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, देखिए फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1864। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है? नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम का। इट इज एन एनुअली पब्लिश्ड, ठीक है, तो ये हर साल पब्लिश होता है। एनुअली पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल substance in UK which is used by individual and organization involved in pharmaceutical research, development, manufacture and testing. Okay, तो फर्स्ट बीपी पब्लिश हुआ 1864 में, और ब्रिटिश फार्माकोपिया नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम का, और ये एनुअली पब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट ऑफ द सेकंड इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो आईपी का जो सेकंड एडिशन हम लोगों ने देखा है 1966 वाला है ना, तो सेकंड एडिशन तो 1966 वाला है। तो कह रहे इसका सप्लीमेंट कब आया? तो देखिए सप्लीमेंट कब आएगा? 1960 में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, 1966 में तो एडिशन आया, सप्लीमेंट इसके बाद ही आएगा, है ना। तो 1966 में एडिशन नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 1970 हो या फिर 1975 होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1975 आपका आंसर हो जाएगा। सप्लीमेंट जो है सेकंड एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का, उसका सप्लीमेंट आया 1975 में आया। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 कंटेन हाउ मेनी वॉल्यूम। ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 जो है उसमें हाउ मेनी वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम है? 4, 6, 5 या 1? तो कितने वॉल्यूम है? 6 वॉल्यूम है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो आईपी का थर्ड एडिशन पूछा हुआ है। ये एमपी एनएचएम का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ था उसमें पूछा था थर्ड एडिशन।
फर्स्ट एडिशन हमने देखा 1955 में देखा, सेकंड देखा 1966 में देखा, थर्ड कब देखा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है 1 में दिया आपको 1985 में थर्ड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था। आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट आईपी 2014 इनकॉर्पोरेट। तो आईपी 2014 जो है उसमें कितने मतलब कि मोनोग्राफ इनकॉर्पोरेट है, देखिए 1550 है, 2050 है, 2550 है, 3050 है। तो इसमें देखिए 2550 वाला ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आईपी 2014 जो है इसमें कितने जो है मोनोग्राफ इनकॉर्पोरेट है, तो है 2550, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके, तो आईपी जो है इसमें जो है 2548 मोनोग्राफ है, तो मतलब कि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2550 वाला आंसर 2550 वाला आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है 8th एडिशन ऑफ आईपी वाज रिलीज्ड इन। तो ये भी रिसेंटली पूछा हुआ है, तो 8th एडिशन आप लोगों से पूछा हुआ है। तो 1919 में तो हमने कोई एडिशन देखा ही नहीं, 2001 में भी नहीं देखा, 2018 में देखा है, तो जो आपका है 8th एडिशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो आपका 8th एडिशन है वो 2018 का है। उसके बाद आपका 9th एडिशन रिसेंट एडिशन जो आपका मतलब कि लेटेस्ट एडिशन आया 2022 में आया, है ना। तो आपका जो है ये 2020 में भी हमारा तो कोई एडिशन है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट जाना था। तो आपका आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। 8th एडिशन आईपी का रिलीज हुआ 2018 में, 2018 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया यूज। तो इंडियन फार्माकोपिया में क्या यूज है, मीट्रिक सिस्टम यूज होता है, अवॉइड पॉइस सिस्टम, अपोथेकेरिस या ऑल। तो देखिए इंडियन फार्माकोपिया में मीट्रिक सिस्टम यूज होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सप्लीमेंट टू आईपी 1955। तो आईपी 1955 जो हमारा फर्स्ट एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का, इसका सप्लीमेंट जो है कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, 1958 में, 59 में, 60 में या 61 में। तो इसका सप्लीमेंट आया आपका 1960 में, 1960 में आया। आईपी के फर्स्ट एडिशन 1955 वाला है, इसका सप्लीमेंट कब आया, 1960 में आया। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट 1960 में आया और सेकंड एडिशन का सप्लीमेंट हमने 1975 में देखा था क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड एज ए सप्लीमेंट टू। तो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो पब्लिश हुई थी एज अ सप्लीमेंट टू यूएसपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया ऑफ इंडिया या आईपीसी। तो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड एज अ सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट 1946 में पब्लिश करी थी एज अ सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश्ड। तो फर्स्ट यूएसपी पब्लिश हुआ तो कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, लैटिन या दोनों, इंग्लिश और लैटिन दोनों में। तो फर्स्ट जो यूएसपी आपका पब्लिश हुआ वो इंग्लिश एंड लैटिन बोथ लैंग्वेज। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश इन द ईयर। तो सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में जो है पब्लिश हुआ। तो फर्स्ट एडिशन 1955 देखा हमने और सेकंड कब देखा, 1966 देखा। तो ऑप्शंस में देखिए ये 55 में तो फर्स्ट एडिशन हुआ तो ऑप्शन काट देंगे, 96 भी नहीं होगा आपका, या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। तो 1966 हो जाएगा और चेयरमैनशिप हो जाएगा आपका कौन सा, डॉक्टर बी मुखर्जी, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी मुखर्जी। ओके, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो आईपी का सिक्स्थ एडिशन आप लोगों से पूछा हुआ है, 2004 है, 2010 है, 14 है या 18 है। ओके, तो देखिए आपका जो है ये 4 वाला 5th एडिशन है, 10 वाला है 6th एडिशन, 7th एडिशन है 14 वाला और 18 वाला है जो आपका 8th एडिशन है। ओके, और 9th जो आपका लेटेस्ट है 2022 वाला। तो 6th एडिशन आपका हो जाएगा 2010, है ना। आंसर इज ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स फॉर इंसुलिन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएसपी इन द ईयर। तो इंसुलिन के लिए स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए यूएसपी में कौन से साल में, 1937, 1938, 1941 या 1949। तो ये ऑप्शन 3 1941 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। देख लिया जी, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में जो 2023 में OSSC वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ है, लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर,
2017 है, 2022 है, 2018 है, 2020। तो लेटेस्ट एडिशन जो हमारा 9th एडिशन है वो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2022 2022 वाला लेटेस्ट एडिशन है। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नहीं तो ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये सीआरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1964, 1972, 1975 एंड 1961। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1964। ओके, ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया। तो बीपी कब ऑफिशियल हुआ, ये भी रिसेंटली 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। 1885, 1950, 1893 या 1869। तो ये जो है बीपी ऑफिशियल हुआ था कब, ऑप्शन 1 1885 आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1966। तो ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे। तो कौन सा एडिशन है 1966 में पब्लिश हुआ। तो 55 में तो हमने आपका फर्स्ट एडिशन बताया, और 66 में कौन सा बताया, सेकंड एडिशन बताया। बिल्कुल सिंपल आंसर है। तो सेकंड एडिशन आप लोगों का हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था 1966 में। ओके, ग्लास के ऊपर क्वेश्चन है। तो टाइप 2 ग्लास कौन सा होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास है, सोडा लाइम ग्लास है, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास है या ओल्ड। देखिए बोरोसिलिकेट तो आपका टाइप 1 ग्लास जो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। तो आपका टाइप 2 ग्लास होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास या सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास बोल दीजिए। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप 1 ग्लास इज, तो टाइप 1 ग्लास कौन सा होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड एंड नन। तो टाइप 1 ग्लास हमारा हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बोरोसिलिकेट ग्लास। जैसे वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अल्कैलिनिटी इन। तो देखिए आपके जो डिफरेंट टाइप की ग्लास है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो इनके लिए हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं। तो वाटर अटैक टेस्ट कौन से टाइप के ग्लास के लिए होता है। ओके, टाइप 1 के लिए, टाइप 2 के लिए, टाइप 3 के लिए या प्लास्टिक के लिए। देखिए आपका एक तो पाउडर ग्लास टेस्ट होता है और एक वाटर अटैक टेस्ट होता है। देखिए वाटर अटैक टेस्ट तो आपका टाइप 2 ग्लास जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है उसके लिए होता है। बाकी तीनों टाइप के जो ग्लास है, टाइप 1 ग्लास, टाइप 3 और टाइप 4, इनके लिए होता है आपका पाउडर ग्लास टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने लिखा भी हुआ, आप ये देख लीजिए। देखिए टाइप 1 ग्लास है, इसको क्या बोलते हैं, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, और इसके लिए आपका पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। टाइप 2 ग्लास को क्या कहेंगे, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, और इसके लिए आपका टेस्ट वाटर अटैक टेस्ट है। टाइप 3 को क्या बोलेंगे, सोडा लाइम ग्लास, उसके लिए टेस्ट है पाउडर ग्लास टेस्ट। टाइप 4 इज जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, और इसके लिए आपका पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। तो ध्यान रखना वाटर अटैक टेस्ट जो है वो हमारा टाइप 2 के लिए ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए होता है। बाकी तीनों के लिए हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इनके लिए हमारा पाउडर ग्लास टेस्ट आता है। ओके, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से इसको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउडर ग्लास टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्लास एक्सेप्ट। तो मैंने अभी आपको बताया वाटर अटैक टेस्ट तो आपका टाइप 2 ग्लास के लिए है। बाकी टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 के लिए हमारा कौन सा है, पाउडर ग्लास टेस्ट आता है। देखिए तो अब आपसे पूछा है पाउडर ग्लास टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्लास एक्सेप्ट। तो बोरोसिलिकेट ग्लास आपका टाइप 1 ग्लास है, तो इसके लिए आपका आता है पाउडर ग्लास टेस्ट। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास टाइप 2 ग्लास है, तो इसके लिए आपका आता है कौन सा, वाटर अटैक टेस्ट आता है। तो आपसे एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास आपके टाइप 3 और टाइप 4 है, तो इनके लिए भी आपका वाटर अटैक जो है पाउडर ग्लास टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्सेप्ट पूछा हुआ था, तो आंसर इज ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ, तो इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है कॉमन फंडामेंटल कॉन्स्टेंट होता है ग्लास में।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर्स। देखिए ग्लास कंटेनर का एडवांटेज कौन सा नहीं है, मतलब कि डिसएडवांटेज है। देखिए दे आर केमिकली इनर्ट होते हैं, तो ये तो एडवांटेज हो गया। दे आर इकोनॉमिकल, दे कैन इम्पार्ट एल्कैलिनिटी एंड इनसॉल्युबल फ्लेक्स, तो यही जो है डिसएडवांटेज है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी दे कैन बी इजिली क्लीन्ड। ओके, तो आपका जो है एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ग्लास कंटेनर्स के आपके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये क्या होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, सो इट्स कंटेनर्स आर इजिली ब्रोकन व्हेन ड्रॉप्ड और नॉक्ड। ओके, तो ये फ्रेजाइल होते हैं। एक क्या है, ग्लास कंटेनर हैवी होते हैं विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक ये क्या होती है, हैवी होती है, और एक फ्रेजाइल होते हैं। और थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है, ग्लास कंटेनर्स में रिलीज एल्कली टू एक्वस प्रेपरेशंस, में जो है एल्कली रिलीज करा देते हैं, तो ये भी इनका डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लोजर कोर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ विच ट्री। ठीक है, तो क्लोजर कोर्क जो है ये कौन से ट्री की बार्क से ऑब्टेन होता है, नीम ट्री, ओक ट्री, बनियन ट्री या बैम्बू ट्री। तो क्लोजर कोर्क जो होता है ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम बार्क ऑफ ओक ट्री, जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रिप पैकेजिंग। तो स्ट्रिप पैकेज के लिए जो है कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या ओल। देखिए मटेरियल यूज फॉर स्ट्रिप पैकेजिंग, तो स्ट्रिप पैकेजिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, तो देखिए पॉलीइथिलीन है हमारा, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो तीनों ही यूज करे जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तीनों ही मटेरियल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है, वन टाइप ऑफ क्लोजर, एक टाइप का क्लोजर है, इनमें से कौन सा प्लग टाइप होता है, स्क्रू टाइप, कैप टाइप या ओल। देखिए तीनों ही टाइप आपके क्लोजर्स के हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ओल। ओके, देखिए क्लोजर्स आर डिवाइस, क्लोजर्स क्या होते हैं, बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर्स कैन बी ओपनड और क्लोज। ठीक है, जिनसे हम कंटेनर को खोल और बंद कर सकते हैं, क्लोजर्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, प्लग टाइप होता है, क्राउन टाइप, पुश फिट टाइप और स्क्रू क्लोजर्स होते हैं। ओके, जैसे मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स, क्लोजर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, कोर्क है, ग्लास एंड प्लास्टिक्स है, रबर एंड मेटल्स या ओल। देखिए सारे ही मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओल। ओके, जैसे डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ, तो डिस्पोजेबल सिरिंज किसके बने होते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन के, ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टायरीन, ग्लास या नन। तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो पॉलीस्टायरीन के बने होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, जैसे नॉन पेरेंट्रल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने अभी आपको ग्लास के टाइप बताया, टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास बताया, टाइप 1 में ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बताया, टाइप 3 में आपका सोडा लाइम ग्लास आता है, टाइप 4 जो होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इसको एनपी ग्लास भी कहते हैं, नॉन पेरेंट्रल ग्लास भी कहते हैं टाइप 4 को। तो नॉन पेरेंट्रल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका टाइप 4 होता है, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, जैसे प्लास्टिक कंटेनर इज नॉट सुटेबल बिकॉज, तो प्लास्टिक कंटेनर्स को क्यों यूज नहीं कर सकते, मतलब कि डिसएडवांटेजेस जो प्लास्टिक कंटेनर्स के वो क्या है। ओके, देखिए दे आर परमेबल टू गैसेस, सम एडिटिव्स में लीच आउट फ्रॉम प्लास्टिक्स, इट में अब्जॉर्ब सर्टेन इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट या ओल। देखिए तीनों ही बातें सही लिखी हुई है, तो इसीलिए इन सभी की वजह से प्लास्टिक कंटेनर्स सुटेबल नहीं होते। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से और भी डिसएडवांटेजेस आपके प्लास्टिक कंटेनर्स के, देखिए दे आर परमेबल टू वाटर वेपर्स एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। ओके, नेक्स्ट दे कैन नॉट विथस्टैंड हीट विदाउट सॉफ्टनिंग एंड डिस्टॉर्टिंग, नेक्स्ट दे में इंटरेक्ट विद सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, टू कॉज सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्शन, दे में अब्जॉर्ब सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया होता है सोल्यूशन में, तो उनमें से सब्सटेंस को अब्जॉर्ब कर लेंगे, रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशल टाइप के गम और एडहेसिव रिक्वायर होते हैं इनकी लेबलिंग के लिए। ओके, तो ये सब है डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज है आपके प्लास्टिक कंटेनर्स के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एयर टाइट कंटेनर्स, जो होते हैं उनके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए एयर टाइट कंटेनर्स और ऑल्सो कॉल्ड हर्मेटिक कंटेनर्स भी कहेंगे इनको। एयर टाइट कंटेनर्स है एयर टाइट सीलिंग और क्लोजिंग होती है। एयर टाइट कंटेनर्स प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को फ्रॉम डस्ट, मॉइस्चर एंड एयर। एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल्स या ऑल। देखिए बताना कौन सा सही है, देखिए सारी ही बातें
सही लिखी हुई है एयर टाइट कंटेनर्स के बारे में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं इनको हर्मेटिक कंटेनर्स भी कहते हैं। और एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होता है, एयर टाइट सीलिंग होती है। ओके, और ये जो होते हैं कंटेनर्स प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को डस्ट, मॉइस्चर एंड एयर से। और किसके लिए यूज किए जाते हैं, एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स को इंजेक्टेबल्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बताना है कौन सा सही है। देखिए, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स जो होते हैं प्रोटेक्ट करेंगे मेडिकामेंट को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर मेडिकामेंट विच आर फोटो सेंसिटिव, बोथ आर ट्रू नन। देखिए, दोनों बातें सही लिखी हुई है, बोथ आर ट्रू। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स है ना, तो ये क्या करते हैं, मेडिकामेंट को लाइट के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेंगे। और फोटो सेंसिटिव मेडिकामेंट्स के लिए जो है आपके लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वन। तो डिप ट्यूब जो होती है एरोसोल कंटेनर्स में वो किसकी बनी होती है, ग्लास की, स्टेनलेस स्टील की, एल्यूमिनियम की, पॉलीप्रोपाइलिन की। तो डिप ट्यूब जो होती है आपकी पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। जैसे कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम लेड इज नॉट यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ड्यू टू। देखिए, जो लेड की कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती है वो यूज नहीं की जाती, ठीक है, तो क्यों यूज नहीं करते, इनफीरियर मेटल है ये, रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग, नॉट गुड इन अपीयरेंस, सॉफ्ट इन नेचर। तो क्यों यूज नहीं करते लेड को, देखिए इसको रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग की वजह से यूज नहीं करी जाती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोपेलेंट यूज इन एरोसोल्स में प्रोपेलेंट कौन से होते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन या ऑल। देखिए सारे ही प्रोपेलेंट्स के टाइप दिए हुए हैं, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। देखिए पैकेजिंग आपकी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है। ओके, तो सेकेंडरी बताना है। देखिए ब्लिस्टर पैकेज दिया है, एज प्रोटेक्टर दिया है, बॉक्सेज है, स्ट्रिप पैकेजिंग। तो देखिए सेकेंडरी में आपके बॉक्सेज आ जाएंगे, है ना, ऑप्शन आपका जो है 3 हो जाएगा, बॉक्सेज। नेक्स्ट है रबर इज, तो रबर क्या है, मोनोटर्पिन है, डाइटर्पिन, टेट्राटर्पिन है, पॉलीटर्पिन। तो रबर क्या होता है हमारा, पॉलीटर्पिन में आता है। ओके, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसा एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर, तो मैंने अभी आपको बताया एयर टाइट कंटेनर्स किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स, टैबलेट्स। तो किसके लिए, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है टाइप 1 ग्लास इज मेड अप ऑफ, तो टाइप 1 ग्लास क्या बताया आपको, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। तो आपका जो है ऑप्शन देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास ऑप्शन ए में ही दिया है, बाकी सोडा लाइम ग्लास दिया है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, कैल्शियम सल्फेट। तो हमारा टाइप 1 ग्लास हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर पैकेज कोल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद फॉर्मुलेशन। ठीक है, जो डायरेक्टली फॉर्मुलेशन के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो पैकेज क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो ये आपकी प्राइमरी पैकेज जो होते हैं ना वो आपके डायरेक्टली प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी पैकेजिंग इज अ पैकेजिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड समटाइम रेफर्ड टू एज कंज्यूमर यूनिट। ओके, नेक्स्ट है आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आइडियल क्लोजर की प्रॉपर्टीज बताई हुई है, तो सारी प्रॉपर्टीज है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट लिखा हुआ है। ओके, देखिए कीप प्रोडक्ट सेफ, तो आइडियल क्लोजर जो होगा तो प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, बिल्कुल सही बात है। अलो एंट्री ऑफ एयर, एयर को अंदर एंटर करने देगा, तो वो आइडियल थोड़ी ना होगा। तो आपसे एक्सेप्ट पूछा है ना, तो आपका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। आइडियल क्लोजर जो है मैटर्स को प्रोडक्ट में एंटर नहीं होने देगा। असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ, तो रबर क्लोजर्स जो होते हैं उनको वॉश करने के लिए इनमें से किसका जो है हॉट सोल्यूशन यूज करेंगे। देखिए सब में आपको सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर दिया, बट आपको कंसंट्रेशन बस पता होनी चाहिए। ओके, तो ये देखिए ऑप्शन डी 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर। ओके, तो इनमें से ये देखिए किससे बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर, बट कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्डेड वंस हार्ड। इनको एक बार हार्ड कर दिया ना तो हम इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते एक बार हार्ड करने के बाद। देखिए प्लास्टिक सीमेंट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल मटेरियल्स होते हैं। तो ये आपने बताना है, तो ये हमारे होते हैं कौन से, थर्मोसेटिंग होते हैं। ओके,
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं, अगर इनको एक बार आपने सॉफ्ट कर दिया, मतलब कि एक बार मतलब कि हार्ड कर दिया, तो इनको फिर से सॉफ्ट नहीं कर सकते। ओके, तो आपके थर्मोसेटिंग सेट हो जाते हैं ये। ओके, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका हो जाएगा। तो ये देखिए प्लास्टिक्स के बारे में लिखा हुआ है। बेसिकली 2 टाइप के प्लास्टिक्स यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग जो होते हैं कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट दिस कैन नॉट बी सॉफ्टन और रिमोल्डेड वंस हार्डन। इसको एक बार हार्ड कर दिया तो इनको दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते। इस सम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर मेड ऑफ, इनमें फिनोलिक और यूरिया रेजिन्स के प्लास्टिक्स आते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ये बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, कैन बी सॉफ्ट एंड रिमोल्ड, इनको सॉफ्ट कर सकते हैं। ओके, ये इनकी स्पेसिफिक एडवांटेज होती है। स्क्रैप एंड रिजेक्टेड आर्टिकल्स कैन बी वर्कड अगेन टू गेट न्यू मटेरियल्स। ओके, सम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स एंड देयर यूज दे रखे हैं आपको। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के पॉलीइथिलीन अब आपका थर्मोप्लास्टिक में आएगा, तो इसके यूज में केबल्स, बकेट, पाइप्स में यूज करते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन जो है इसको मिल्क कार्टन्स में, रोप्स में यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी आपका ग्लोव्स में, वाटर प्रूफ गारमेंट्स में यूज होता है। टेफ्लॉन, गास्केट और कोटिंग्स में यूज होता है। ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो अभी आपसे एग्जाम्पल देके भी पूछ लेते हैं कौन सा थर्मोसेटिंग है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। ओके, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, विच वन ऑफ दीज इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग जो सेट हो जाएंगे उनको दोबारा से आप लोग जो हार्ड करने के बाद सॉफ्ट नहीं कर सकते, है ना। थर्मोसेटिंग जो होते हैं, तो पॉलीअमाइड है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड तो हमारा थर्मोप्लास्टिक में आया। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड है, पॉलीस्टायरीन, तो आपका फिनोल फॉर्मल्डिहाइड आपका थर्मोसेटिंग में आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक, मतलब कि थर्मोप्लास्टिक में नहीं आ रहा, थर्मोसेटिंग में आएगा। फिनोल प्लास्टिक रेजिन है, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलिन, तो फिनोल प्लास्टिक रेजिन्स जो है ये थर्मोप्लास्टिक में नहीं आएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। ओके, नेक्स्ट जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप की ग्लास की बात हो रही है, तो ये टाइप 4 की बात हो रही है। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, या इसको एनपी ग्लास भी बोलते हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोलते हैं। तो किसके लिए सुटेबल नहीं होगा, पेरेंटल्स के लिए, ओरल सॉल्यूशंस के लिए, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज, या आपका ड्राई पाउडर्स के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए नहीं होता, आपके पेरेंटल्स के लिए नहीं होता। एनपी बोला ना, नॉन पेरेंटल, तो आपका जो पेरेंटल्स के लिए नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिप ट्यूब इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, तो डिप ट्यूब किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिरप पैकेजिंग, इंजेक्शन पैकेजिंग, एरोसोल पैकेजिंग या नन। तो डिप ट्यूब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, एरोसोल्स की पैकेजिंग में, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एरोसोल कंटेनर व्हाट रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंटेनर एंड द टाइप ऑफ स्प्रे। ओके, एरोसोल कंटेनर में जो इनमें से कौन सा रेगुलेट करता है किसको, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट के फ्लो को, कंटेनर से जो प्रोडक्ट का फ्लो है उसको, और टाइप ऑफ स्प्रे। तो डिप ट्यूब करेगा, प्रोपेलर करेगा, एक्चुएटर या वॉल्व, तो कौन सा है इसमें से, ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट यूज इन टॉपिकल एरोसोल्स में, जो प्रोपेलेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो टॉपिकल एरोसोल्स में हमारे हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि आपके ऑप्शन देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या ऑल, तो सारे ही आपको हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स दिए, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ओके, नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोसोल कंटेनर सिस्टम, एरोसोल का पार्ट नहीं है, वैड, एक्चुएटर, वॉल्व, माउंटिंग। तो वैड जो है एरोसोल्स में आप लोग नहीं पढ़ते, आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी एक्चुएटर, वॉल्व, माउंटिंग एरोसोल्स कंटेनर के सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर, रबर में वल्कनाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, थायाजोल होता है, सल्फर होता है, जिंक ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका सल्फर एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट यूज होता है रबर में, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल्स एंड सोलवेंट्स। ओके, तो इनमें से कौन सा रबर है जो ऑयल और सोलवेंट से रेजिस्टेंट होता है, नाइट्राइल रबर, सिलिकॉन रबर, ब्यूटाइल रबर, पॉली आइसोप्रीन रबर। ओके, तो ये आपका होता है कौन सा, नाइट्राइल रबर होता है, जो क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है ऑयल एंड सोलवेंट से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए सिंथेटिक रबर होते हैं, सिंथेटिक रबर में आपके ये नियोप्रीन रबर, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाइल रबर ये सब आते हैं। ओके, तो देखिए इसमें जो है आपका नियोप्रीन रबर को
क्लोरोप्रीन भी कहती है। डज नॉट बर्न रेडिली लाइक नेचुरल रबर के जैसे बर्न नहीं होता, स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे। नाइट्राइल रबर का हमने क्या देखा, रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सॉल्वेंट्स। ब्यूटाइल रबर रेजिस्टेंट होता है मिनरल एसिड्स एंड एल्कली से कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, तो इसमें एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर आपका सिलिकॉन रबर रेजिस्टेंट किस किस से रेजिस्टेंट है, हाई एंड लो टेम्परेचर और अटैक टू एलिफेटिक सॉल्वेंट ऑयल एंड ग्रीस। पॉलीआइसोप्रीन रबर होता है, स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, ट्रांसल्यूसेंट और फ्लेक्सिबल होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके सिंथेटिक रबर्स है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या पता कुछ क्वेश्चन फंस जाए यहाँ से। ओके, तो ये हमारे पैकेजिंग और फार्मास्यूटिकल्स के जो है OZ मतलब कि आउंस है ना, 1 ounce अवोडोपोइस कंटेन, देखिए कितने ग्रेन्स, मतलब कि जो 1 ounce अवोडोपोइस है उसमें कितने ग्रेन्स होते हैं, 436.7, 435.7, 480.2 है, 437.5। ओके, तो जो 1 ounce जो है, 1 ounce मतलब 1 fluid ounce है ना, 1 fluid ounce अवोडोपोइस जो है इसमें आपके 437.5 ग्रेन्स होते हैं। देखिए हमारा जो इसमें मैंने देखिए इसमें लिखा हुआ है हमारा जो वेट और मेजरमेंट के लिए जो हमारे इसमें 2 सिस्टम पढ़ते हैं, एक तो हमारा होता है कौन सा, इंपीरियल सिस्टम होता है और एक मीट्रिक सिस्टम होता है। मीट्रिक सिस्टम जो हम अभी यूज करते हैं जैसे mg, ये किलोग्राम, ग्राम, ये सब हमारा क्या है, मीट्रिक सिस्टम है। पहले जो था इंपीरियल सिस्टम यूज होता था, है ना। अभी जो रिसेंटली जो है मतलब कि अभी जो यूज होता है वो मीट्रिक सिस्टम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ओके, तो ध्यान रखना है। तो इंपीरियल सिस्टम जो होता है, इंपीरियल सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो एक तो अवोडोपोइस सिस्टम होता है और एक एपोथिकैरी सिस्टम होता है। ओके, तो देखिए आपका जो है मेजरमेंट ऑफ वेट इन इंपीरियल सिस्टम, तो इसमें जो है इंपीरियल सिस्टम में वेट को मेजरमेंट करने के लिए आपका अवोडोपोइस और एपोथिकैरी 2 सिस्टम है। तो देखिए इंपीरियल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट। तो अवोडोपोइस सिस्टम हो गया और एक एपोथिकैरी सिस्टम हो गया। अवोडोपोइस सिस्टम जो होता है इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट पूछेंगे वेइंग की पाउंड होती है। क्वेश्चन अभी आया हुआ है, अभी आया था रिसेंटली एम्स के एग्जाम में, मेरे हिसाब से पूछा हुआ था कि अवोडोपोइस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग की कौन सी होती है, पाउंड होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना भाई, 1 पाउंड में 60 आउंस होते हैं और 1 पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं। तो 1 आउंस में मतलब 1 फ्लूइड आउंस में 437.5 ग्रेन्स हो जाएंगे। अपने किसमें, अवोडोपोइस सिस्टम की बात हो रही है। ओके, और एक आपका एपोथिकैरी सिस्टम होता है, इसमें एपोथिकैरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं। ओके, एपोथिकैरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम कहते हैं और इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपकी ग्रेन होती है। देखिए अवोडोपोइस में तो हमने पाउंड देखी, याद रखना अवोडोपोइस में पाउंड होती है और जो एपोथिकैरिस है उसमें ग्रेन होती है, स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग की, ध्यान रखना है इसको। ओके, और जो है इसमें एपोथिकैरी सिस्टम, ट्रॉय सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट ग्रेन हो जाएगी। तो इसमें आपका जो है 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में मतलब कि 1 फ्लूइड आउंस में 480 ग्रेन्स और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। सारे एग्जाम में पूछे, किसी एग्जाम में 1 स्क्रैपल का पूछा, किसी में 1 ड्रैकम का, किसी में 1 आउंस का, किसी में 1 पाउंड का, सारे चारों पूछे हुए एग्जाम में आपके। ओके, और एक ग्रेन वाला भी पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, वो ग्रेन है। और एपोथिकैरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी देखिए, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आगे। देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट इन इंपीरियल सिस्टम। तो हमने वेट के लिए देख ली, दोनों सिस्टम में अलग अलग देखी, लेकिन कैपेसिटी के लिए दोनों सिस्टम में सेम आपका जो है यूनिट होगा। कौन सा है, मिलीलीटर है, गैलन है, मिनिम है या आउंस है। तो कैपेसिटी के लिए आपने गैलन, देखिए दोनों में सेम है आपका, अवोडोपोइस और एपोथिकैरिस दोनों सिस्टम में आपका जो कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज गैलन, याद रखना है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी के मेजरमेंट, अभी हमने वेट का देख लिया था, अब कैपेसिटी के लिए, तो कैपेसिटी के लिए दोनों सिस्टम में गैलन ही है। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इज द सेम इन बोथ द अवोडोपोइस एंड एपोथिकैरिस सिस्टम। ओके, वो कौन सी है, गैलन है। गैलन क्या स्टैंडर्ड यूनिट होती है एंड ऑल अदर मेजर्स ऑफ कैपेसिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट। ओके, तो अभी देखिए 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया। ओके, 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। ओके, 1/4 ऑफ गैलन मतलब कि 1 क्वार्ट। 1 क्वार्ट का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ गैलन। ओके, अब मान लीजिए आप 1/4 ऑफ गैलन करेंगे तो 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस, तो इसका 1/4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 40 फ्लूइड आउंस। अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 क्वार्ट में आपके 140 फ्लूइड आउंस है ना, और 1 क्वार्ट में कितने हैं, 140 फ्लूइड आउंस, या फिर 1/4 ऑफ गैलन इज इक्वल टू 1 क्वार्ट। ओके,
और जो है 1/8 ऑफ गैलन आपका 1 पिंट हो जाएगा। 1/60 ऑफ गैलन तो वो तो आपका हो गया 1 फ्लूइड आउंस, क्योंकि हमने देख लिया 1 फ्लूइड आउंस में 160 गैलन्स होते हैं, है ना। फिर आपका है जो 1/8 ऑफ गैलन आपका 1 ड्रैकम होता है। 1/60 ऑफ ड्रैकम जो है फ्लूइड ड्रैकम इज इक्वल टू 1 मिनिम। 1 क्वार्ट जो है 40 फ्लूइड आउंस। 1 पिंट में 20 फ्लूइड आउंस। ध्यान रखना ये कन्वर्जन देखिए, 1 क्वार्ट में 40 फ्लूइड आउंस है, 1 पिंट में 20 फ्लूइड आउंस है, 1 फ्लूइड आउंस में 480 मिनिम होते हैं। ओके, 1 फ्लूइड ड्रैकम में 60 मिनिम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ दीज इज विच आर ऑफ दीज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम में हमसे पूछा है। मिलीलीटर है, आउंस है, लीटर है या मिनिम है। तो हमारा जो है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटी का हमारा लीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक सिस्टम की बात हो रही है। मीट्रिक सिस्टम इज यूज्ड इन इंडियन फार्माकोपिया। देखिए इंडियन फार्माकोपिया जो हमारा आईपी है उसमें हमारा मीट्रिक सिस्टम यूज होता है। ओके, मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ वेट इन मीट्रिक सिस्टम, तो इसमें किलोग्राम जो होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है। कैपेसिटी इसके लिए किलोग्राम किसके लिए है, वेट के लिए, और कैपेसिटी के लिए हमारा लीटर होता है स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम की बात हो रही है। 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू, तो मैंने अभी आपको बताया था सारे एग्जाम में पूछे हुए 1 स्क्रैपल आपने बताना है। 7000 ग्रेन है, 20 ग्रेन है, 480 या 60 ग्रेन है। तो 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू 20 ग्रेन। तो फिर हाफ स्क्रैपल भी पूछ लिया आपसे एक एग्जाम में। अभी 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन है तो आपसे ना हाफ स्क्रैपल पूछ लिया। हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन हो जाएंगे, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया 20। तो वही लिखा हुआ है एपोथेकेरी सिस्टम हमने देख लिया, ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं। तो 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट 1 पाउंड एपोथेकेरी इज इक्वलेंट टू, तो 1 पाउंड एपोथेकेरी सिस्टम मतलब कि ट्रॉय सिस्टम, उसमें क्या 1 पाउंड में आपने बताना है कितने ग्रेन्स होते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया 7000 ग्रेन्स है, 6375 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स, 5760 ग्रेन्स। तो 1 पाउंड एपोथेकेरी इज इक्वलेंट टू 5760 ग्रेन जो हमने अभी इसमें देखा था, है ना। एपोथेकेरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। तो 1 पाउंड में आपके 5760 ग्रेन्स हमने देखे हैं। जैसे 1 ट्रॉय आउंस कंटेंट देख लीजिए। फिर वही से एपोथेकेरी सिस्टम जिसको ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं, तो उसमें कह रहे हैं 1 आउंस में कितने ग्रेन्स हैं, 470 है, 437.5, 480 या 435.7। तो ये आपका 480 ग्रेन्स हो जाएगा। ओके, एपोथेकेरी सिस्टम जिसको ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं उसमें 1 आउंस जो है ना, 1 आउंस में आपके 480 ग्रेन्स हम लोगों ने देखे हैं। तो देख लीजिए अभी स्क्रैपल का पूछ लिया 20 ग्रेन्स, 1 आउंस का 480 ग्रेन्स भी अभी एग्जाम में आ गया। 1 पाउंड का 5760 ग्रेन्स भी हमने देख लिया। 1 ड्रैकम का 60 ग्रेन्स भी आप लोग याद रख लेना। ओके, ऐसे क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 20 ग्रेन्स किसके इक्वल है, तो 20 ग्रेन्स आपका 1 स्क्रैपल में होता है, ठीक है। तो आपका ये आएगा 20 ग्रेन्स किस में है, 1 स्क्रैपल हो जाएगा आपका आंसर जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 स्क्रैपल, है ना। तो ये हमने देख लिया एपोथेकेरी सिस्टम, ट्रॉय सिस्टम। ग्रेन आपका स्टैंडर्ड वेट यूनिट होता है वेट का, किसमें, एपोथेकेरी सिस्टम में। तो 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स एंड 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। नेक्स्ट इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पून फुल। ओके, तो 1 टेबल स्पून फुल में इंपीरियल सिस्टम में जो है बताना है 2 फ्लूइड ड्रैकम होता है, 1 फ्लूइड आउंस होता है, 4 फ्लूइड ड्रैकम होता है या 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है। तो आपका 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू, तो इसमें आपका हो जाएगा 4 फ्लूइड ड्रैकम हो जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए इंपीरियल सिस्टम में आपका 1 आपसे टेबल स्पून फुल पूछा तो इसमें 4 फ्लूइड ड्रैकम दिया है। देखिए अभी जो है मीट्रिक सिस्टम फॉलो होता है ना, लेकिन कुछ जो पहले के लोग हैं तो अभी भी इंपीरियल सिस्टम को भी फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जो ये कन्वर्जन टेबल है, ओके, तो इससे हम लोग जो है इंपीरियल सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए 1 ड्रॉप में देखेंगे आप अभी 0.06 ml होता है मीट्रिक सिस्टम में, लेकिन इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम होता है। तो आपको दोनों ही याद रखने, एग्जाम में दोनों आते हैं हमारे। ओके,
1 टीस्पून फुल में आप 4 ml पढ़ते हो और इंपीरियल सिस्टम में 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है। अब आपसे पूछ लेंगे 1 फ्लूइड ड्रैकम में कितना ml है, तो 4 ml हो जाएगा, है ना। तो 1 फ्लूइड ड्रैकम किसके इक्वल हो गया, 1 टीस्पून फुल के इक्वल हो गया। 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml होता है और ये किसके इक्वल हो गया, 2 फ्लूइड ड्रैकम के। ओके, 1 टेबल स्पून फुल में हम 15 ml पढ़ते हैं, 4 फ्लूइड ड्रैकम के इक्वल हो गया। 2 टेबल स्पून फुल मतलब कि 30 ml मतलब कि 1 फ्लूइड आउंस हो गया। 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, उड़ीसा में पूछा गया था लास्ट टाइम 2021 में। ओके, 2 जो है 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml पढ़ते तो 2 फ्लूइड आउंस हो गए, मतलब कि 1 वाइन ग्लास फुल आपका इक्वल हो गया 2 फ्लूइड आउंस के, या फिर 60 ml। 1 टी कप फुल में 120 ml और 4 फ्लूइड आउंस हो जाएंगे। 1 टम्बलर फुल में 240 ml और 8 फ्लूइड आउंस। ओके, तो ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, तो 1 ड्रॉप है, मैंने अभी आपको क्या बताया, 0.06 ml, 0.8, 0.4 या फिर 15 ml। तो इसमें हमारा 0.06 ml। देखिए अब ना कहीं पर ना थोड़ा सा इसमें मिल सकता है आपको, कहीं पर 0.04 भी मिल जाता है। ओके, तो आपने ना अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर करना है। ओके, तो दोनों वैसे साथ में नहीं होते, आपका वैसे 0.06 है, किसी अगर 0.06 ना दे के 0.04 भी दे रखा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। जैसे 1 ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मच ml, तो एक ड्रॉप में, अब देखिए इसमें आ गया कितना ml है, तो हमने देखा 0.06 ml देखा हमने, तो है ना। अब देखिए 0.6 नहीं होगा, 0.006 भी नहीं होगा, 0.4 भी नहीं होगा। अब 0.6 ना देके 0.04 दे रखा है तो वो भी हम लोग सही कर सकते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। जैसे पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग ए मैक्सिमम डोज ऑफ 60 mg, 120, 250 500, तो ये 60 mg हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। जैसे इन द इंपीरियल सिस्टम, इंपीरियल वेट सिस्टम में हाफ स्क्रैपल रिप्रेजेंट, ठीक है, तो हाफ स्क्रैपल आप लोगों से पूछ ले, मैंने अभी आपसे बताया था 1 स्क्रैपल में हमने देखा था 20 ग्रेन, तो हाफ स्क्रैपल भी पूछा हुआ है, तो ये इसने दिल्ली में पूछा हुआ है। ओके, तो हाफ स्क्रैपल में हमने क्या देखा, 40 ग्रेन, 10 ग्रेन, 60 या 20, तो हमने क्या देखा था 10 ग्रेन हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। वही है अवोर्डोपोई सिस्टम जो है, अवोर्डोपोई सिस्टम है। ओके, तो इसमें जो है अवोर्डोपोई सिस्टम में हमारी पाउंड होती है स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, फिर से ध्यान कर लीजिए, और 1 आउंस में 437.5 ग्रेन। एपोथिकैरिस जो आपका ट्रॉय सिस्टम है, इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट है, और 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, तो हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन्स हो जाएगा। 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। अभी 1 किलोग्राम इज इक्वलेंट, तो 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ओके, 2.5 पाउंड, 3 पाउंड, 2.2 या नन, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। पाउंड को LB, ये पाउंड का जो है इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं पाउंड। ओके, तो 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए वेट मेजर के लिए लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम में जो है 2.2 पाउंड होते हैं। 30 ग्राम इज इक्वल टू 1 आउंस, 450 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड। 1 ग्राम में 15 ग्रेन्स होते हैं, 1 ग्राम में 15 ग्रेन्स, और 1 ग्राम में 60 mg, एक ग्रेन में 60 mg। ओके, और 1 ग्राम में 15 ग्रेन। ओके, अब कैपेसिटी के लिए आपका ये कन्वर्ट करना है। देखिए 1 क्वार्ट जो है ये 1000 ml होता है, 1 पिंट में 500 ml, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 फ्लूइड ड्रैकम में 4 ml, 1 ml में 15 मिनिम होते हैं, 1 ml में 15 मिनिम होते हैं। ओके, और 0.06 ml इज इक्वल टू 1 मिनिम इज इक्वल टू जो हमारा 1 ड्रॉप में था। 1 ड्रॉप में हमने क्या देखा 0.06 ml, तो 1 ड्रॉप में आप 1 मिनिम भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन है हमारा उड़ीसा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, 2021 में हमारा फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml, 20, 25 या 50, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 30 ml होता है, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज द सेम, तो ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या होता है सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, पीएच एज ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ब्लड, फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनको ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेम एज दैट ऑफ ब्लड। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है आपने 132 पाउंड को किलोग्राम में, तो मैंने अभी आपको बताया 1 किलोग्राम में कितना होता है 2.2 हमने पाउंड देखा है ना, 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होता है, तो हमको दे रखे 132 पाउंड दे रखे हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट करके कन्वर्ट कर लीजिएगा, 40 kg, 60 kg, 80 kg या 1000 kg। ओके, तो 2.2 पाउंड है जो आपके, वो तो 1 किलोग्राम में हो गए, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा। ओके,
तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोगों के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 जो है आपका kg आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे 1 फ्लूडाउंस इज इक्वल टू 1 फ्लूडाउंस में फिर से पूछ लिया कि ये केरला में पूछा हुआ, तो हमें पता है 30 ml होता है, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी ये कन्वर्जन लिखे हुए हैं, 1 टीस्पून फुल में 4 ml होता है, 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml, 1 फ्लूडाउंस में 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल इज इक्वल टू 60 ml, 1 टी कप फुल इज इक्वल टू 120 ml, 1 टम्बलर फुल इज इक्वल टू 240 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 टम्बलर फुल आप लोगों से पूछा हुआ, तो 1 टम्बलर फुल में अभी आप देख के ही आ रहे हो 240 ml होता है, तो देखिए 200 तो नहीं होगा, 240 होगा। 240 के दो ऑप्शन है आपको, 240 या 8 फ्लूडाउंस या 240 या 10 फ्लूडाउंस। अब आप देखिए 1 फ्लूडाउंस में हमने क्या देखा कि 30 ml होते हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि 8 फ्लूडाउंस में कितने हो जाएंगे 240 ml, है ना। अगर 10 फ्लूडाउंस करेंगे तो 10 फ्लूडाउंस में तो 300 ml हो गए, है ना। तो थोड़ा सा इसमें आपको ये ऑप्शन बी हो जाएगा 240 ml और 8 फ्लूडाउंस भी बोल सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टी स्पून फुल, तो 1 टी स्पून फुल में कितना बताया 15 ml, 4 ml, 8 ml या 30 ml। 30 ml तो हमारा 1 फ्लूडाउंस में हो रहा था, है ना। और जो है टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml होता है, बचा क्या 4 ml जो हमारा जो टी स्पून फुल में हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, जैसे 15 ग्रेन्स कॉरस्पॉन्ड टू 1 ग्राम, 1 mg, 10 mg, 60 mg। तो हमने देखा 1 ग्राम में हमने क्या देखा था 15 ग्रेन होते हैं, है ना। तो आपका जो है 1 ग्राम इज इक्वल टू 15 ग्रेन, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, जैसे 1 ग्रेन इज इक्वल टू, अभी देखिए 1 ग्राम में तो बता दिया कि 15 ग्रेन होते हैं, है ना। आप क्या कह रहे हैं 1 ग्रेन, आप कह रहे हैं 1 ग्रेन जो है 1 ग्रेन में कितना होता है 1000 मिलीग्राम होता है, 64.78 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम या नन। तो देखिए 1 ग्राम में आपका ऑप्शन बी 64.78 मिलीग्राम होता है। ओके, देखिए कई जगह पे 1 ग्रेन में आपको 60 जो है mg भी मिलेगा। ओके, तो बाकी 65 आपने याद रखना है कि 1 ग्रेन में आपका 65 mg, आप लोग इसको अप्रोक्स याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है 1 टी स्पून फुल इज इक्वल टू, टेबल स्पून फुल लिखा हुआ ना, 1 टेबल स्पून जो है वो किसके इक्वल है टेबल स्पून फुल में। देखिए 15 ml, 5 ml, 20 या 10 ml, तो 15 ml होता है, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है। नेक्स्ट 1 डेजर्ट स्पून फुल में कितना ml है 4 ml, 8, 15 या 60, तो इसमें 8 ml हम लोग पढ़ते हैं डेजर्ट स्पून फुल में 8 इक्वलेंट टू। तो 60 मिनिम्स जो होते हैं वो किसके इक्वलेंट होते हैं आपने बताना है। ओके, तो देखिए 6 ml, 4 ml, 8 ml या 2 ml। तो देखिए 60 मिनिम्स जो है आपका, देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि आपका 1 ml में 15 मिनिम होते हैं, तो 4 ml में आपका 60 मिनिम किसके इक्वल हो जाएगा 4 ml आप लोगों का हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें हमने पढ़ा है 1 ml में 15 मिनिम होते हैं, तो आपका जो है 4 ml में 60 मिनिम हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना 1 क्वार्ट में 1000 ml, 1 पिंट में 500 ml, 1 फ्लूडाउंस में 30 ml, 1 फ्लूड्रैकम में 4 ml और 1 ml में 15 मिनिम याद रखने, और 1 मिनिम में 0.06 ml होते हैं। जैसे 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच मिनिम, तो 1 ml में कितने मिनिम होते हैं 1 ml में 30, 15, 1 या 10। तो 1 ml में हमने क्या देखे 15 मिनिम देखे हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे क्या यही वही लिखा हुआ। ओके, जैसे हाउ मैनी ml आर देयर इन 1 फ्लूडाउंस, 1 फ्लूडाउंस में हमने कितने ml देखे हैं, हमने 30 ml देखे हैं ना। तो इसमें देखिए आपको ऐसे एग्जैक्ट दे रखा है 28.35 ml, 64.8 तो होगा नहीं, है ना, 31.11 या 29.57। ओके, तो ये आपका 29.57 होता है, जिसको हम लोग जो है 30 ml याद रखते हैं, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये इजी पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लूडाउंस आर देयर इन 1 गैलन। अब 1 गैलन में कितने फ्लूडाउंस होते हैं 100, 180, 150 या 160। तो हमने देखा था 160 फ्लूडाउंस होते हैं किसमें आपके हाउ मेनी फ्लूडाउंस, तो 1 गैलन में 160 फ्लूडाउंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है मेजरमेंट ऑफ, तो इसमें यही लिखा हुआ है कैपेसिटी के लिए, मेजरमेंट के लिए हमारा जो है गैलन, दोनों में ही अवॉर्डोपोइस अपोथिकरिस दोनों सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट गैलन होता है। तो 1 गैलन में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था 160 फ्लूडाउंस होते हैं। ओके, बाकी ये सारा हमने देख ही लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1000 नैनोग्राम इज इक्वल टू, तो 1000 नैनोग्राम किसके इक्वल होता है ना 1000 नैनोग्राम, नैनोग्राम मतलब कि 10⁻⁹ है ना नैनोग्राम।
तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका 10⁻⁻6 आ जाएगा। इसका मतलब होता है माइक्रोग्राम होता है। तो ये 1000 नैनोग्राम किसके इक्वल होगा, सेंटीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, माइक्रोग्राम, तो ये माइक्रोग्राम के इक्वल हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी पिंट्स मेक 1 गैलन, तो अब बताना है 1 गैलन में कितने पिंट होते हैं। ओके 2 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या 12 होते हैं। तो 1 गैलन जो है उसमें कितने होते हैं, 8 पिंट होते हैं। ओके तो देखिए हमने देखा था कि 1/8 ऑफ, अभी हमने जब ये टेबल देखी थी 1/8 ऑफ गैलन है ना, 1/8 ऑफ गैलन इज इक्वल टू आपका 1 पिंट होता है ना। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 गैलन इज इक्वल टू 8, इधर चला जाएगा 8 पिंट है ना, तो 1 गैलन में 8 पिंट होता है, ये भी बोल सकते हैं इसको है ना। जैसे हमने देखा था कि 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं, 1/60 ऑफ गैलन इज इक्वल टू 1 फ्लूइड आउंस, मतलब कि 1 गैलन में आपके 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। ऐसे 1 गैलन में आप लोग बोल सकते हो कि आपके 4 क्वार्ट होते हैं, 8 पिंट होते हैं 1 गैलन में, और 4 क्वार्ट भी बोल सकते हैं इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंट सोल्यूशन ऑफ 1:5000 सोल्यूशन। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, आपने परसेंट निकालना है। ओके तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1/50 को जब कन्वर्ट करेंगे 0.02 आपका आ जाएगा ना, इसको आप करेंगे तो आपका जो है ये देख लीजिए ऑप्शंस जो है, तो ये परसेंट स्ट्रेंथ हो जाएगा कितना, 0.02% हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1 पिंट ऑफ 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन रिक्वायर, 1 pint of 1% weight per volume solution require 1 ग्राम 4.375 ग्रेन्स या फिर 87.5 ग्रेन्स 700 ग्रेन्स। देखिए ये जो है आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए 87.5 ग्रेन्स हो जाएगा। ओके ऑप्शन सी। देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस, तो ये रिक्वायर होते हैं 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन के लिए। तो 1 फ्लूइड आउंस होता तो आपके 1 फ्लूइड आउंस में तो आपका हो गया 4.375 ग्रेन, लेकिन आपने जो है 1 पिंट बताना है, तो 1 पिंट के लिए हम क्या करेंगे है ना, तो आपका जो है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आपका 87.5 ग्रेन्स आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन रिक्वायर, तो 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन को क्या रिक्वायर है, 5 ग्रेन्स 4.375 ग्रेन 43.75 या 10। तो ये 1% के लिए हमने देखा था 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1% जो है वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन। ओके तो ध्यान रखना है। तो ओके तो ये देख लीजिए आप 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन। नेक्स्ट है 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज मीन्स, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए वेट पर वेट इसमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम, ठीक है, वेट पर वेट का मतलब यही होता है 1 ग्राम इन ग्राम, मतलब कि आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, तो इसका मतलब होता है ग्राम, मतलब कि वेट पर वॉल्यूम बोलेंगे इसको। ओके 1 मोल इन 100 ml या नन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन। तो आपने क्या देखा था 1% सोल्यूशन के लिए देखा था, क्या देखा था 4.375, यही था ना 4.375 ग्रेन है ना इन 1 फ्लूइड आउंस रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन। तो आपने 10% बनाना है, तो आप क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 43.75 आया। तो जिसको अप्रोक्सीमेट आप लोग करेंगे तो 44 लिख सकते हैं। तो 44 ग्रेन आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके तो यही लिखा हुआ है, देखिए 4.375 ग्रेन 1 फ्लूइड आउंस रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन। तो आपने 10% सोल्यूशन बनाना, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा जो अप्रोक्सीमेट 44 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ ग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 8 आउंस मतलब कि 8 फ्लूइड आउंस ऑफ 6% सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। ओके तो आपने अभी 8 फ्लूइड आउंस बनाना है, 8 फ्लूइड आउंस और कितना 6% सोल्यूशन में 6% बनाना है और 8 आउंस ना। तो देखिए अब इसमें ये दे रखा है कि 35 ग्राम्स इन 8 फ्लूइड आउंस मेक 1% सोल्यूशन। ठीक है 35 ग्राम जब 8 फ्लूइड आउंस में होते हैं तो उससे 1% सोल्यूशन बनता है। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन कितना बनाना है 6% बनाना है
है ना। तो सिंपल क्या कर दोगे आप, इसमें 35 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 6 से, है ना। तो आपको इसको करोगे तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ऑप्शन ए 210 ग्राम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज इज नीडेड टू 5 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन। व्हाट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज इज नीडेड टू 5 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन, है ना। 5 फ्लूइड आउंस है 1% सोल्यूशन का, 100 ग्रेन्स, 50 ग्रेन्स, 22 या 5 ग्रेन्स, ठीक है। तो देखिए आप, हमने देखा था कि 1 फ्लूइड आउंस होता है तो 4.375 ग्रेन्स होता है। तो आपका 5 है तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, है ना। तो आपका जो है इसको निकल के आ जाएगा क्या, देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 21.8 इस टाइप से आ रहा है। जो आपका आंसर किसके सिमिलर है, ऑप्शन सी 22 ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 पिंट ऑफ 1 in 500 सोल्यूशन। ओके, तो आपने अब देखिए इसमें जो आपका जो परसेंट था वो आपको 1 in 500 दिया हुआ है। ओके, और आपने जो प्रिपेयर करना 1 पिंट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, 1 पिंट ऑफ 1 in 500 सोल्यूशन। ओके, तो आप इसके ये ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस में आपका देखिए आंसर तो क्या हो जाएगा, 17.5 ग्रेन्स हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए 35 ग्राम इन 8 फ्लूइड आउंस, तो ये होते हैं, ये बनाते हैं आपका 1% के लिए। 1% मतलब कि 1:100 जो होता है 1% होता है। ओके, अब आपने बनाना है 1:500 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको डिवाइड कर देंगे 500 से। ओके, तो आपका जो है 1:500 बन जाएगा, ठीक है। आप इसको परसेंट भी करके भी कर सकते हो, एक ही बात है। ओके, फिर कह रहे हैं 7 ग्रेन 8 फ्लूइड आउंस रिक्वायर्ड टू मेक, ये आपका निकल आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 7 ग्रेन से 8 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1:500 सोल्यूशन। अब आपने जो है कितना बनाना है, ये देख लीजिए 20 फ्लूइड आउंस है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्या, 1 पिंट लिखा हुआ है ना। 1 पिंट का मतलब होता है, 1 पिंट जो होता है इसमें आपके 20 फ्लूइड आउंस होते हैं, ठीक है। तो आप 8 फ्लूइड आउंस का आपको आ गया, आप 20 फ्लूइड आउंस का निकाल देंगे। ओके, सिंपल है, आप कर लीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 600 ml ऑफ 40% एल्कोहल। ओके, तो इसके लिए जो है आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंट, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 600 ml इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड 4, मतलब कि 40% है, डिवाइड बाय परसेंट यूज, तो आपका यूज किया हुआ 95% है ना। सिंपल ये वाला फॉर्मूला आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, 252.63 आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें लिखा भी हुआ है वॉल्यूम रिक्वायर्ड हमारा 600 ml है, परसेंट एल्कोहल का रिक्वायर 40%, और एल्कोहल का कितना परसेंट यूज करना है, 95% यूज करना है। तो फॉर्मूला हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर एल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय, ठीक है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय परसेंट यूज्ड जो हो रहा है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 80% एल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 50% एल्कोहल। तो वही फॉर्मूला लगाइए, वॉल्यूम रिक्वायर 1 लीटर मतलब कि 1000 ml हो गया, है ना। तो आपने यूनिट पे ध्यान देना है। परसेंट रिक्वायर 50%, परसेंट यूज कितना 80% है। अब इसको, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ओके, तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा क्या, ऑप्शन जो है 625 ml हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% एल्कोहल। वो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम रिक्वायर इंटू परसेंट रिक्वायर डिवाइड बाय परसेंट यूज। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो इसका जो है आंसर देखिए, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, जब ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर से ना हो ना, जैसे
बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ऑप्शन में, इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको 19 को 20 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा 20, तो ये आपका देखिए नीचे 20 है, तो इसको कैलकुलेट करके 100 आया है ना। तो 100 किसके सिमिलर है, तो आपका 105 के 105 के सिमिलर है, क्योंकि हमने इसको 19 को 20 माना था। अगर ऑप्शन में वेरिएशन होता है लेकिन सिमिलर से बिल्कुल ऑप्शन होते हैं ना, तो नहीं कर सकते, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ 7% सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1 in 100 सोल्यूशन। ओके, तो 1 in 100 का मतलब क्या हो गया, आपका 1% सोल्यूशन हो गया, है ना। तो वही है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंट रिक्वायर्ड बाय परसेंटेज यूज करके निकाल लेंगे आप इसको। ओके, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड आपका है इतना, परसेंट रिक्वायर्ड 1% है, बाय परसेंट यूज 7 का रखा है, तो सिंपल इसको इससे मतलब कि सोल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर जो है 35.71 ml आ जाएगा। नेक्स्ट है, कन्वर्ट करना है 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। ओके, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये आपको जो है अल्कोहल की स्ट्रेंथ दी हुई है, आपको प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट करना है। 40 डिग्री ओवर प्रूफ, 45 डिग्री ओवर प्रूफ, 50 डिग्री ओवर प्रूफ या 55 डिग्री ओवर प्रूफ, सब में ही ओवर प्रूफ दे रखा है आपको। तो देखिए आंसर तो आपका हो जाएगा 40 डिग्री ओवर प्रूफ आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, आपने जो अल्कोहल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको 1.753 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 100 माइनस करना होता है। ये वैल्यू प्लस आती है तो ओवर प्रूफ होता है, माइनस आते तो अंडर प्रूफ होता है। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका ये ओवर प्रूफ आ जाएगा, प्लस में वैल्यू आएगी 40.01 आएगा, तो मतलब कि 40 हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कन्वर्ट करना है 80% ऑफ प्रूफ स्पिरिट, तो वही दिया हुआ है अल्कोहल की स्ट्रेंथ जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.753 से मल्टीप्लाई करके 100 माइनस कर देना है, प्लस आता है तो ओवर प्रूफ, माइनस आता है तो अंडर प्रूफ होता है। ओके, तो ये हमारा ओवर प्रूफ आएगा और कितना आ जाएगा 40.24 डिग्री ओवर प्रूफ। नेक्स्ट ये ऐसे कर लेना आप लोगों के। नेक्स्ट 30 डिग्री सेल्सियस को आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो ये कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपको देखिए इसको कन्वर्ट कीजिए, आंसर ऑप्शन जो है आपका ए आना चाहिए, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता ही है, 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 होता है। वैल्यूज़ पुटअप करके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, तो ये देखिए फॉर्मूलाज जो है ये याद होने चाहिए, अगर याद नहीं रहते तो एक अलग सी जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जिसको इसको मतलब कि रिवाइज करते रहिए। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल आर टू बी मिक्स्ड टू मेक 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल। ये क्वेश्चन देखिए आपका वैसे जीपैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ओके, जीपैट में आया हुआ है। फिर आपका ये हमारा जो है पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हो उसमें आया। उसके बाद अभी ये रिसेंटली एम्स का जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो देखिए इसको जो है इसके लिए आपको एलिगेशन मेथड जो है उसी से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो हायर जो परसेंट होती है पहले उसको लिखते हैं, और जो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो लोअर परसेंट होती है। फिर रिक्वायर्ड परसेंट आपकी कितनी है, 65% है, यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो आपका जो है 20 आ जाएगा, है ना। जो रिक्वायर्ड में से लोअर माइनस करते हैं और हायर में से रिक्वायर्ड माइनस करते हैं, तो इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। ओके, अब देखिए व्हाट क्वांटिटी 95% का कितना क्वांटिटी चाहिएगा आपको बनाने के लिए, कितना बनाना है, 800 ml आपने बनाना है, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये 20 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका 95 का निकल के आएगा। ओके, तो इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका 95 का आएगा। तो आप ये इजी कैलकुलेशन है, तो आप इसको सोल्व भी कर लीजिए। 5 को 1 से 6 160, तो या 320, ठीक है। तो 320 जो है आपका आ जाएगा, 320 ml किसका आ जाएगा, 95 का आएगा, ध्यान रखना है इसको। ओके, और जो 45% है उसका कितना चाहिए, तो उसको आप लोग करेंगे तो कितना रिक्वायर्ड है, 800 रिक्वायर्ड है, तो उसके नीचे 50 रखना है, और ये 30 वाला यहाँ पर रख देंगे। तो आप इसको करेंगे तो आपका ये 480 ml आ जाएगा। 45 वाले का आपको कितना चाहिए, 480 ml चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना इस टाइप से ध्यान से करना है, क्योंकि ना इसमें ना एलिगेशन मेथड में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम ना ये वैल्यूज ऊपर नीचे कर देते हैं। और देखिए इसमें ऑप्शंस देखिए, अब आप लोग देखिए मतलब कि थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि बिल्कुल सिमिलर से ऑप्शन दे दिए कि हमने जरा से भी गलती करी तो हम जो है 320 और 480 वाले में
ये ध्यान से करना है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी आएगा 320 ml 95% का और 480 ml आ जाएगा 45% का। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताना है -0.52 डिग्री सेल्सियस, -52 डिग्री सेल्सियस, 0.52 डिग्री सेल्सियस या 0.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है ऑप्शन ए -0.52 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट एल्कोहल कोरस्पॉन्ड टू 57.1% वेट पर वॉल्यूम, 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम, 50% वेट पर वॉल्यूम या 50% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। जैसे 1 mg इज इक्वल टू, अब देखिए कितना सिंपल है, बट देखिए फार्मासिस्ट के ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखिए हमें पता है 1 mg का आपको देखिए माइक्रोग्राम में बताना है कि 1 mg में कितना माइक्रोग्राम होता है ना। तो देखिए आपका देखिए 1000 माइक्रोग्राम देखेंगे, 1000 माइक्रोग्राम है ना, तो 10⁻⁻6 आप लोग लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे 10⁻3 मतलब कि mg ही बच जाएगा ना। तो mg में कितने हो गए, ऑप्शन है 1000 माइक्रोग्राम हो गया। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ 1/400 इज इक्वल टू, तो इसको आप 1/400 निकाल लीजिए, परसेंट में निकालेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को देख लीजिए क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा 0.25%। जैसे व्हाट शुड बी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद वॉल्यूम ऑफ 15 ml एंड मास ऑफ 42 ग्राम। तो अब डेंसिटी तो सिंपल पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बट ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास 42 ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दिया 15 ml दिया है, तो ग्राम पर ml में आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन सी 2.80 ग्राम पर ml। नेक्स्ट पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बहुत से एग्जाम में डेफिनेशन पूछी गई पोसोलॉजी की बहुत बार। अभी रिसेंटली ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक के फार्मासिस्ट के एग्जाम में था, और भी बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। पॉइजनस ड्रग, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग, नन। तो डोज, ड्रग की डोज की स्टडी है ना, कितनी डोज देनी है, इसकी स्टडी पोसोलॉजी होती है। ओके, कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म भी ऑप्शन में आ जाता है, डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। तो हमें ध्यान रखना है कि डोज की स्टडी है भाई, कितनी डोज देनी है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं कि डोज कैलकुलेट करते हैं ना, कितनी mg डोज देनी है, तो डोज की स्टडी है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोसोलॉजी डील्स विद, तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपका इसरो में भी आया, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी, डोजेस ऑफ ड्रग या नेचर, तो आपका ऑप्शन सी हो गया डोजेस ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन, तो यंग्स रूल जो है किस पे बेस्ड होता है, पीडियाट्रिक डोज को डिटरमाइन करने के लिए जो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं उसमें हमारा यंग्स रूल आता है, डीलिंग्स फॉर्मूला आता है ना, सारे क्लार्क फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। तो यंग्स रूल किस पे बेस्ड है, बॉडी सरफेस एरिया, एज, वेट, टेम्परेचर, तो एज पे बेस्ड होता है। तो एज पे बेस्ड रूल्स में आप देखते हैं एक तो आपका यंग्स रूल आता है, आपका डीलिंग्स फॉर्मूला आता है इसमें। ओके, तो ये एज पे बेस्ड होता है, चाइल्ड की एज पे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे यंग्स रूल फॉर डोज कैलकुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, तो यंग्स रूल अब बता दीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, एज पे बेस्ड है आपने देख लिया, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। देखिए आंसर तो ऑप्शन ए 1 ही हो जाएगा, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 होता है, बाकी एज इन मंथ तो होता नहीं है इसमें। ओके, तो एज इन मंथ वाला ऑप्शन काट दीजिए, एज इन ईयर डिवाइड बाय 20 प्लस 12 ऐसा भी नहीं होता। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोसोलॉजी में डीलिंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डैश, तो यंग्स फॉर्मूला बताया आपको, अब डीलिंग फॉर्मूला पूछा है, तो डोज प्रोपोर्शनल टू जेंडर, डोज प्रोपोर्शनल टू एज, सरफेस एरिया, बॉडी वेट, तो एज पे बेस्ड है ये भी। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, डोज प्रोपोर्शनेट टू एज। ओके, इसमें होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 से डिवाइड करते हैं, इसमें इनटू अडल्ट डोज होता है। ओके, तो डीलिंग्स फॉर्मूला इज रिलेटेड विद, तो डीलिंग्स फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन से है, अडल्ट की डोज कैलकुलेशन, जीरियाट्रिक डोज कैलकुलेशन या ओवरवेट डोज कैलकुलेशन। तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे वेट इन पाउंड डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज, तो ये फॉर्मूला बताना है कौन सा है, वेट इन पाउंड डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। तो ये देखिए वेट पे बेस्ड फॉर्मूला है ये, तो क्लार्क फॉर्मूला, डीलिंग्स तो होगा नहीं क्योंकि एज पे बेस्ड है, यंग्स भी नहीं होगा, एज पे बेस्ड है। फ्राइड्स फॉर्मूला में हम इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करते हैं, इन्फेंट्स जो मतलब कि साल भर के बच्चे हैं ना, मतलब कि 1 से 2 साल तक के बच्चे हैं ना, तो इन्फेंट्स की डोज के लिए आपका फ्राइड्स फॉर्मूला आता है।
तो आपका आंसर क्या हो गया, क्लार्क फॉर्मूला होता है जो वेट पे बेस्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है इन क्लार्क फॉर्मूला वेट इज मेंशनड एज, तो इसमें वेट आपका किस में होता है, पाउंड, ग्राम, मिनिम या ग्रेन, तो इसमें वेट जो है आपका पाउंड में होगा। ओके, नेक्स्ट मतलब कि पाउंड में होगा ये, और इसमें अभी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी कि पाउंड में होता है जो कैसे करेंगे, और जो है किलोग्राम में होगा तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ इन्फेंट, तो इन्फेंट के लिए क्या बताया आपको, डिलिंग्स फॉर्मूला, क्लार्क फॉर्मूला, काउलिंग्स या फ्राइड्स फॉर्मूला, तो इन्फेंट्स के लिए फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। ओके, जैसे यूजिंग यंग्स रूल कैलकुलेट डोज ऑफ 5-year-old चाइल्ड द अडल्ट डोज दे रखी है आपने, तो यंग्स रूल में क्या बताया, एज इन ईयर्स, तो कितने साल का बच्चा है, 5 साल का, डिवाइड बाय एज प्लस 12, तो बच्चे की एज 5 साल है, उसमें 12 ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना, अडल्ट डोज कितनी है 340 mg है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये 17 हो गया, ये जो है ये कट जाएगा तो आपका 100 आ गया है ना, तो आपका जो है आंसर निकाल लेना आप, 100 mg आ जाएगा। नेक्स्ट है अडल्ट डोज ऑफ ड्रग दे रखी है आपको 325 mg दे रखी है। ओके, अडल्ट डोज कितने 325 mg, व्हाट शुड बी डोज फॉर 3-year-old चाइल्ड की डोज निकालनी है, तो निकाल दीजिए, यंग्स रूल से निकाल दीजिए, एज इन ईयर्स डिवाइड बाई एज प्लस 12 और 3 15 हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे 325 से, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 65 mg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इससे आपकी परसेंट ऑफ अडल्ट डोज, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, फ्राइड्स फॉर्मूला, कैटजल, यंग या डीलिंग्स, तो देखिए ये सरफेस एरिया का पे बेस्ड फॉर्मूला, तो यंग और डीलिंग तो आपके एज पे बेस्ड है, फ्राइड्स फॉर्मूला में इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चा क्या कैटजल फॉर्मूला, जो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डोज फॉर 6 month old इन्फेंट, इन्फेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया, लगा दीजिए, तो हैविंग अडल्ट डोज दे रखी है, तो इन्फेंट्स के लिए फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है, एज इन मंथ, कितने मंथ का बच्चा, 6 month का, एज इन मंथ डिवाइडेड बाय, इसमें 150 से डिवाइड करेंगे इनटू अडल्ट डोज, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका आंसर निकल के आ गया 12 mg आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लिख रखा है इन्फेंट्स की डोज को कैलकुलेट कर दीजिए, फ्राइड्स फॉर्मूला में एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड, तो क्लार्क फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी मास इंडेक्स या एज, तो क्लार्क फॉर्मूला हमारा बॉडी वेट पे बेस्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है इफ अडल्ट डोज इज 60 mg एंड चाइल्ड वेट इज 14 kg, तो वेट पे बेस्ड आपका क्लार्क फॉर्मूला अप्लाई करिए, चाइल्ड डोज एज पर इसमें लिख भी दिया, क्लार्क फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने जो है जो क्या है इसमें जो डोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो अडल्ट डोज 60 mg दे रखी है आपको, और चाइल्ड का वेट दे रखा है 14 kg। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा था, अभी मैं आपको बताऊंगी, देखिए जो वेट है आपका पाउंड में होता है, तो आपने 150 से डिवाइड करा था, अब वेट अगर केजी में होता है तो आपने क्या करना है, 70 से डिवाइड करना है, तो 14 kg दे रखा है, तो 70 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 60 है आपका, तो आपका ये 12 mg आंसर आ जाएगा। ओके, तो जो क्लार्क फॉर्मूला है इसमें ध्यान से पढ़ना है, अगर आपको वेट पाउंड में दिया है तो आप 150 से डिवाइड करेंगे, और अगर mg में दिया है तो आप नहीं, सॉरी, किलोग्राम में दिया है तो क्या करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ चाइल्ड इज 10 years, 10 साल का बच्चा है, ठीक है, 10 years का चाइल्ड है, एज ऑफ चाइल्ड 10 साल का बच्चा है, अडल्ट डोज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, अडल्ट डोज 500 mg है, बट विल बी अप्रोप्रिएट डोज ऑफ सेम ड्रग फॉर द चाइल्ड, तो आपको जो है कैलकुलेट करनी है डोज, ठीक है, तो आपका जो है 10 years है, तो अब आप इसमें यंग्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिलिंग्स रूल आपका जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यंग्स रूल से जब निकालेंगे तो डोज एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 प्लस 10 22 इंटू अडल्ट डोज 500 mg, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, और अगर डिलिंग्स फॉर्मूला से करेंगे तो एज इन ईयर्स डिवाइड बाय आपका जो है उसमें 20 से डिवाइड करते हैं इंटू अडल्ट डोज आ जाएगा, है ना, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 250,
है ना 250 जो है mg आता है अगर आप डीलिंग्स फॉर्मूला से करते हैं। तो 250 mg आपका यंग्स फॉर्मूला से तो आएगा ही नहीं, और डीलिंग्स फॉर्मूला से तो हमारा 227 mg आ भी नहीं रहा। तो आपका बच गया आंसर क्या, मतलब कि 27 mg एज पर यंग्स फॉर्मूला। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 227 mg 227 mg आ जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द डोज फॉर 50 पाउंड, इसमें देखिए वेट आपको पाउंड में दिया है, चाइल्ड द एवरेज अडल्ट डोज दे रखे 20 mg, और चाइल्ड का वेट देखिए वेट पे बेस्ड है तो आप क्लार्क फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब पाउंड में दे रखा है तो 150 से करना है, तो 50 को 150 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अडल्ट डोज आपको 20 mg अडल्ट डोज दे रखी है, तो हमने क्या अप्लाई करा, क्लार्क फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि चाइल्ड वेट दे रखा है तो वेट पे बेस्ड हमारा क्लार्क फॉर्मूला होता है। तो उसमें अगर अब वेट अगर पाउंड में होता है तो हम 150 से डिवाइड करते हैं, और यहीं पर अगर किलोग्राम में होता तो हम क्या करते हैं, 70 से डिवाइड कर देते। ओके, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको कर लीजिए 6.6 आ जाएगा ना, तो ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट डोज फॉर अ चाइल्ड हु हैज़ अ बॉडी सरफेस एरिया। देखिए चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया 0.57 मीटर स्क्वायर है और अडल्ट डोज दे रखी है आपको, ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया जब वाला कैडजल फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, अडल्ट का 1.73 मीटर स्क्वायर आपने याद रखना है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ऑप्शंस में 33 mg अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर आएगा। ओके, तो आप जो है इसका निकाल लीजिएगा आंसर, ऑप्शन जो है 1 आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ जो चाइल्ड का दे रखा है डिवाइड कर देना उसको अडल्ट के से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू, तो 1 टीस्पून फुल में हम देखा था कितना ml होता है, 2.5 ml, 15, 10 या 5। तो 1 टीस्पून फुल जो होता है हमारा वो हमारा होता है 4 ml, लेकिन ऑप्शन में 5 ml दिया है तो ये भी सही है ना। टीस्पून फुल में आपका ऑप्शन डी 5 ml हो जाएगा, है ना। तो हमने सारे देख लिए, टी स्पून फुल में 4 ml या 5 ml जो भी ऑप्शन में, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, टेबल स्पून फुल में 15 ml, 1 फ्रूट आउंस में 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में 240 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1000 नैनोग्राम इज इक्वल टू 1, तो ये हमने देख भी लिया था ना। 1000 जो है नैनोग्राम को हमने क्या करा था, 10⁻⁹ नैनोग्राम का होता है, तो इसको कैलकुलेट कर 10⁻6 हो गया ये, तो आपका मतलब कि -6 का मतलब कि माइक्रोग्राम है ना। तो आपका आंसर किस जो है माइक्रोग्राम हमारा आ गया था, इसको ऑप्शन डी हमने देख लिया था। ओके, तो अभी जो है ये हमारे चाइल्ड मतलब कि मीटरोलॉजी और पोस्टोलॉजी के हमारे क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो किसी आपका जो है अभी एक क्वेश्चन का आंसर जो हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml है, 20 ml, 25 है, 50 ml। तो इसको आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।